Hello everyone and welcome back to the ISC guide. Today we will be doing psychological disorders. ठीक है, हम लोगों ने थेरेपीज ऑलरेडी पार्ट 1 में देख लिया है ऑफ यूनिट 5। आज हम लोग करने वाले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मैंने उस वीडियो में बोला था कि डिसऑर्डर्स, कॉजेज एंड उनके सिम्टम्स ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2। तो एज यू कैन सी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं मैंने सबको अच्छे से तुम्हें डिवाइड करके दिया बिटवीन कॉजेज एंड सिम्टम्स इन दिस टेबल। ठीक है, सब टैबुलर फॉर्म में ताकि तुम और इजीली याद रख सको। दिस टेबल इज अवेलेबल फॉर फ्री। उसको एक्सेस करने के लिए गो टू द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल एंड वहां पे तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। ऑल्सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, द ISC साइकोलॉजी हैंडबुक इज नाउ लाइव। ठीक है, इतने सारे फीचर्स है। यू गेट इन डेप्थ नोट्स, टेक्सुअल क्वेश्चंस जो बोर्ड लेवल के हैं, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे तुम्हें, वो भी सॉल्व वाले, परफेक्ट आंसर राइटिंग गाइड, बहुत सारे रिविजन शीट्स, न्यूमोनिक शीट्स, इतनी सारी चीजें इसमें। इसको बनाते वक्त मैंने सिर्फ दो चीजें दिमाग में रखी थी। वन, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एनहांस करना, बिकॉज दैट इज व्हाट द काउंसिल वांट्स। क्योंकि अभी तुम्हें क्या ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन जो आते हैं अब तुम्हारे बोर्ड पेपर में, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एनहांस करना इज वन ऑफ माई मेन गोल्स। एंड द सेकेंड थिंग is to make you fall in love with psychology. So just at 499, this is something that you will be using throughout the year. So do not forget to buy it. And also do not forget to download the Striver app. अब तो इसमें बहुत सारे अपडेट्स भी आ चुके हैं। तो मैं ये जो ट्रैक स्विचिंग वगैरह दिख रही है ना, इससे भी ज्यादा अपडेट्स है, कैलेंडर्स, नोट्स वगैरह सब। ओके, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एप्स इन इंडिया जो एक्चुअली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बना है। सिंस वी हैव टू गिव सो मेनी एग्जाम्स, हमें जेई देना है, सीबीएसई देना है, आईएससी देना है, हमें सीयूईटी देना है, सीईटी देना है, सो मच। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखते हुए, सिंस वी हैव टू गिव सो मेनी एग्जाम्स, ये वाला ऐप तुम्हारी जितने भी एग्जाम्स है सबको स्ट्रीमलाइन कर देता है। एंड तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स है, चैप्टर्स है, उन सब के लिए बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ लेट्स गेट ऑन विद द चैप्टर। देखो, हर एक डिसऑर्डर को मैंने क्या तुम्हें तीन टाइप के कॉजेस देके रखे, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल। ठीक है, तो इसमें से, ठीक है, मैंने इतने सारे देखे रखे। आई से एटलीस्ट मैक्सिमम आई थिंक तुम्हें 4 मार्क का ये लोग पूछ सकते हैं कॉजेस। 7 मार्क के आने नहीं वाले कॉजेस मैं इतना तुम्हें गारंटी करता हूँ। मोस्टली 1 या 2 मार्क के आएगा। मैक्सिमम तुम्हें कोई भी डिसऑर्डर का वो लोग 4 मार्क का देने वाला है। ठीक है, सिम्टम्स भी मैक्सिमम 4 मार्क का आएगा। आई डोंट थिंक उससे ज्यादा वो लोग देंगे। ओके, मोस्टली तो ये भी 1 या 2 मार्क के आने वाले सिम्टम्स। तो एटलीस्ट हर एक के आई से 4 कॉजेस, 4 सिम्टम्स तो मिनिमम करके जाना है। फॉर अ सेफर साइड 5 कॉजेस, 5 सिम्टम्स या 6 सिम्टम्स करके जाओ। ओके, 6 सिम्टम्स बेटर रहेगा करने के लिए। अगर मैंने 6 सिम्टम्स दे के रखे तो 6 सिम्टम्स करके जाओ। ओके, तो सबसे पहला डिसऑर्डर्स जो हम लोग देखने वाले, दोज आर दी एंजाइटी डिसऑर्डर्स। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा एंजाइटी क्या रहता है, जो हमारे दिमाग में वरी रहता है, एप्रीहेंशन रहता है, डर रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइटी। तो 3 टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स है तुम्हें सिलेबस में। तो फर्स्ट वन वी हैव इज कॉल्ड द जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जनरल मतलब क्या है, कॉमन सी चीज। तो ये जो नॉर्मल एंजाइटी रहती है उससे रिलेटेड रहता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स देखेंगे एंड देन कॉजेस देखेंगे। तो एक्सेसिव वरी, बहुत ज्यादा चिंता करना, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, मसल टेंशन, है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रेस चैप्टर में देखा था ये सब। जब बहुत ज्यादा अगर हमें स्ट्रेस होता है तो जो हमारे बॉडी के मसल्स रहते हैं वो थोड़े स्टिफ हो जाते हैं। इसके लिए मसाजिंग से जब हम लोग मसल्स का टेंशन रिलीज करते हैं, इसके लिए रिलीफ मिलता है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। राइट, अभी तुम खुद ही सोचो, इफ यू लाइक ऐसे किसी पे क्रश है, उससे बात करने का तुम्हें मन है, एंड देन वो मैसेज नहीं कर रहा है सामने से, है ना, तो वो क्या है, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, वरी कि अरे उसको मैं पसंद हूँ कि नहीं, उसको वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, या फिर वो मुझे पसंद करती है कि नहीं, है ना। ये चीज दिमाग में रखो। एंड डिस्टर्ब स्लीप, वो भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा किसी चीज की टेंशन, अरे कल एग्जाम है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, है ना। तो ये सब सिम्टम्स हो गए। अब इनके कॉजेस देखते हैं नाउ। फॉर ईच एंड एवरी डिसऑर्डर्स ना, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े ट्रिक्स देते जाता हूँ। फॉर ईच एंड एवरी डिसऑर्डर सबसे पहला जो हर एक में लिखना है तुम्हें, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। ये दिस इज योर ब्रह्मास्त्र व्हेन इट कम्स टू कॉजेस। कोई भी डिसऑर्डर है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन लिख दो। ठीक है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन क्या होता है, बेसिकली जब कोई भी डिसऑर्डर है तुम्हें, ठीक है, तो बेसिकली उसका एक चांस रहता है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स से पास हुआ। ओके, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ये डिसऑर्डर था तो यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग इट। ठीक है, यू आर मोर प्रोन टू गेट इट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यही जीएडी का ले लो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को जीएडी था तो
ज्यादा चांसेस रहेंगे तुम्हें भी ये डिसऑर्डर होने के। ओके, कंपेयर टू अदर्स, दूसरे लोगों को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट अगर पेरेंट्स को है तो देर इज अ हायर चांस कि तुम्हें भी ये होगा। ओके, देन कुछ भी फियर से रिलेटेड एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी नहीं, डिसऑर्डर रहता है ना, तो हम लोग ये वाला डाल देते हैं, हाइटेंड एक्टिविटी इन अमिगडाला। हम लोगों ने ये देखा था मोटिवेशन एंड इमोशन चैप्टर में स्टार्टिंग के थोड़ा सा पार्ट, इफ यू रिमेंबर, जो अमिगडाला रहता है दैट कंट्रोल्स आर फियर, दिस इज द फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फियर, अग्रेशन, ये सब अमिगडाला दिखता है, द फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अमिगडाला। ओके, तो अगर एंजाइटी है तुम्हें किसी चीज की कि अरे मैं कल फेल ना हो जाए, तो ये क्या है, दैट इज योर डर, यू फियर फेलिंग। तो वो वाला जो फियर एंजाइटी रहता है, तो हमेशा कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर है या फिर कुछ भी फियर से रिलेटेड है ना, तो देर विल बी हाइटेंड एक्टिविटी इन द अमिगडाला। द थर्ड टाइप ऑफ कॉज बायोलॉजिकल में मैं जो दे रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू न्यूरो ट्रांसमिटर्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, न्यूरो ट्रांसमिटर्स। ये एक ही वर्ड होता है, अभी तो यहाँ पे जगह नहीं है, न्यूरो ट्रांसमिटर्स। ठीक है, इसको कैसे समझना, न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते क्या। बेसिकली तुमने एक नर्व का डायग्राम कभी देखा है, बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूँ बट अभी देखो। ओके, ये ऐसे रूट्स रहते हो, ठीक है, तो ये रहता है एक नर्व। ओके, ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है। अभी ये नर्व रहता है, अभी यहाँ पे ना, जो यहाँ पे ये दिख रहे तुम्हें, ये वाले जो बाल है एंड यहाँ पे जो बाल है, तो ये जो एक नर्व ये है, तो नेक्स्ट वाले के बाल इन बालों से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर एक और नर्व बना दूं, नर्व नहीं सॉरी न्यूरॉन, ठीक है, मैंने इधर एक और बना दिया, बहुत रफ है। ओके, तो यहाँ पे जो ये बाल रहेंगे ना, ये इधर कनेक्ट होंगे इसके, ये जो सर वाले बाल है उससे। ओके, तुम्हें मैं प्रॉपर बायोलॉजिकल टर्म्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर इसमें हम लोग जूम इन करके देखें ना, तो ये दिखता कैसा है पता है, ये एक आता है, ये ऐसे बल्ब शेप में रहता है, इसको बल्ब शेप बोलते हैं, एंड देन यहाँ पे ये ऐसा रहता है। ओके, तो जब ये जो यहाँ पे इनका जो कनेक्शन वाला एरिया रहता है ना इधर, ये कुछ ऐसा दिखता है अगर हम लोग इसके अंदर बहुत जूम करें। तो नाउ इसमें क्या रहता है, ये क्या होता है, दिस इज द एंड, जो इसका है इसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाले बाल है ये वो है, और ये रिसीविंग वाले बाल है जो दूसरे न्यूरॉन के सर के बाल है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है ना, इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो अब ये स्पेस के थ्रू भी ये कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं न्यूरॉन्स, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू केमिकल्स। ठीक है, थोड़े केमिकल्स रहते हैं। तो बेसिकली जब एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजना है, तो इस स्पेस में यहाँ पे जो थोड़े केमिकल्स रहते हैं वो यहाँ पे रिलीज कर देता है। ठीक है, अभी जो ये वाले केमिकल्स रहते हैं वो ये वाला पार्ट पिकअप करता है ना, एंड देन ये चेन से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से जाएगा, एंड देन वो इसके नीचे वाले बालों के पास पहुंचेगा, डेंड्राइट्स के पास, एक्सॉन टर्मिनल, सॉरी इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स के पास पहुंचेगा, एंड देन जो नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे इसका जो सर है उसके बाल में फिर वो वापस एक केमिकल पास ऑन करेगा। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ताकि वो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल दे। तो तुमने कॉमनली सुना होगा फॉर एग्जांपल डोपामीन। ठीक है, अब तो ये बहुत कॉमन नॉलेज हो गया है कि डोपामीन क्या होता है। ठीक है, तुमने मे भी सुना होगा सेरोटोनिन। ठीक है, ये सब क्या होता है, दीज आर ऑल न्यूरो ट्रांसमिटर्स। तो हम लोग इन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो गैबा है ना, दैट इज ऑल्सो ए न्यूरो ट्रांसमिटर। तो जब हमारे ब्रेन में गैबा का इम्बैलेंस हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम, तो यहाँ पे ये गैबा इम्बैलेंस के चक्कर में भी जीएडी हो सकता है। ओके, तो ये सब क्या हो गया, बायोलॉजिकल कॉजेस। नाउ वी कम टू साइकोलॉजिकल कॉजेस। तो जो सबसे पहला साइकोलॉजिकल कॉज में तुम्हें हर एक में देके रख रहा हूं ना, ऑलमोस्ट हर एक में, वो रहता है साइको एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, साइको एनालिसिस से रिलेटेड। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें लिख दे रहा हूँ, जब मैं अपलोड करूंगा ना इसको गूगल ड्राइव पे, तो तुम्हें एक क्लीन वर्जन भी मिलेगा, और ये जो मैंने ये सब लिख के रखा है वो वाला वर्जन भी मिलेगा। तो तुम दोनों कर सकते हो, अगर तुम्हें प्रिंट करना है तो एक क्लीन वाला वर्जन तुम प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाला साइको एनालिसिस से रिलेटेड है। तो जब इड एंड ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो उससे जीएडी आता है, क्योंकि इड क्या है, हमारे इंपल्सिस है अंदर से। ठीक है, एंड ईगो वो इंपल्सिस को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, तो वो टेंशन के चक्कर में ना जीएडी होता है।
ओके, देन आता है मैल अडेप्टिव बिलीव्स अबाउट वरीइंग। कि थोड़े लोग मानते हैं कि अगर मैं सबसे जो वर्स्ट होने वाला हूँ वो सबसे वर्स्ट मैं पहले से ही सोच लूंगा तो फिर मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा। इफ आई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट देन फिर मुझे कुछ हो नहीं सकता। बट वो वर्स्ट के बारे में प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो यू विल बी कॉन्स्टेंटली वरिंग कि अरे मुझे पता है मेरा पेपर अच्छा गया बट क्या पता मैं कहीं से फेल हो गया तो, है ना। तुम ऐसा कुछ सोचोगे कि मुझे तो लग रहा है करेक्ट है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे करेक्ट लगता है एंड ऐसे मार्क्स नहीं मिलते मुझे, क्या पता सारे क्वेश्चन जैसे हो गए हो। तो इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ, मुझे गंदे मार्क्स आएंगे। तो फिर उसका जो एक महीना जब तक तुम्हें मार्क्स पता नहीं चल रहे तुम पूरे एंजाइटी में रहोगे। ओके, तो ये क्या है, दिस इज ए मैल अडेप्टिव बिलीफ। मैल अडेप्टिव बेसिकली मतलब गलत इंटरप्रिटेशन है तुम्हारा अबाउट वरिंग, अबाउट जो भी तुम्हारा बिलीफ है अबाउट वरिंग वो थोड़ा गलत है इंटरप्रिटेशन। देन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स टुवर्ड्स सेल्फ, अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाता है तो भी ऑल्सो सो कि प्रेशर बनता है, वो भी प्रेशर क्या है, दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, इंटरनल कॉज ऑफ स्ट्रेस प्रेशर होता है। तो अगर तुम खुद पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो तो उससे भी एंजाइटी होती है। देन हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजिकल कॉजेस, वरना जो हमारी सोसाइटी हमारे एनवायरमेंट से जो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, तुम कंटिन्यूसली हर एक चीज का स्ट्रेस ले रहे हो तो वो जीएडी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देयर इज अ चांस। देन ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, अगर तुम्हें बचपन में योर पेरेंट्स वर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, ये समझो, ठीक है, तुम्हें कुछ करने ही नहीं दे रहे, तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रहे अकेले, तुम कभी ऑटो में अकेले ट्रैवल नहीं किए, कुछ नहीं। एंड देन जैसे ही 18 होते तो वो बोल देते नहीं अभी तू जा, अब तू अडल्ट हो गया, अब हम लोग क्यों देखे तुझे, हम लोग छोड़ने किया। तो जब यू फाइनली गो आउट फॉर योर सेल्फ अकेले पहली बार, तो तुम थोड़े डरे रहोगे, अरे ये कैसे करना है, अरे ये कैसे करना है। ठीक है, तो वो क्या बार बार तुम्हारा फिर वो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, फिर एंजाइटी रहेगी कि मुझे ऑटो में भी ट्रैवल करना नहीं आता, मुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता एंड वॉट एवर, है ना। तो उससे भी जीएडी। देन अर्ली लॉस। ओके, अगर लेट्स से कि तुम्हारे पेरेंट की या फिर किसी और फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है व्हेन यू आर वेरी यंग, तो अगेन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हो, एंशियस रहते हो कि और किसी को कुछ ना हो जाए, है ना। देन कल्चरल नॉर्म्स ऑफ सक्सेस, अगेन ये सेम मतलब सिमिलर वाली चीज है, प्रेशर से रिलेटेड है ये। ठीक है, कि मतलब कल्चर में कैसा रहता है, जैसे तुम इंडिया में ले लो शर्मा जी का बेटा वाला जो कॉमन एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, कि अरे इसने तो इतना अच्छा कर लिया तुम क्यों नहीं कर पाए, है ना। तो ये क्या हो गया, दैट इज ए कल्चरल नॉर्म की, मतलब इंजीनियरिंग लो, नहीं नहीं इंजीनियरिंग ही लेनी है तुम्हें, इंजीनियरिंग बेस्ट है, तो अच्छा इंजीनियरिंग नहीं करनी, जेई नहीं करना, ठीक है नीट लो जाके, नीट करना पड़ेगा, नीट नहीं करना, नहीं नहीं अब तो सीए करना ही पड़ेगा वरना ऑप्शन क्या बचता है, सीए भी नहीं किया अब तो यूपीएससी करना पड़ेगा, यूपीएससी नहीं किया मतलब जिंदगी बर्बाद है और कुछ ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, ये सब क्या हो गया इन आर इंडियन कल्चर, दिस इज द नॉर्म कि सक्सेस मतलब ये सारे एग्जाम्स पास करना। ओके, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी बहुत प्रेशर क्रिएट करता है माइंड पे। ओके, नाउ वी मूव ऑन फ्रॉम जीएडी टू फोबिया। तो अभी मैंने यहाँ पे जितना डिटेल में एक्सप्लेन किया था ना, जो कॉमन वाले हैं वो मैं उनको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट बेसिकली जो इस डिसऑर्डर है उस पर अप्लाई कर से करता। ऑफकोर्स सबसे पहला क्या आ गया हमारा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ये तो मतलब समझ ही गए हम लोग क्या होता है अब, ठीक है। देन अमिगडाला हाइपर एक्टिविटी, अगेन हम लोगों ने क्या देखा, फोबिया, फोबिया क्या होती है, दैट इज ए फियर, तुम किसी चीज से डरते हो उसको फोबिया बोलते हैं। इफ यू फियर हाइट्स वेरी मच तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ए फियर ऑफ हाइट्स, है ना। तो इसको ये अमिगडाला हाइपर एक्टिविटी यहाँ पे भी आ जाएगा। सेरोटोनिन एज आई सेड ये क्या है, दिस इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, तो न्यूरो ट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पे लो सेरोटोनिन रहता है तो फोबिया होता है। देन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, ये क्या होती है, अगर तुम्हें एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज की बात करनी है ना, मैंने इसके लिए लास्ट पॉइंट देके रखा है, ये थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें पता रहेगा तो अच्छा है, बट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो अगर तुम कंसिडर करोगे ना, इसको बोलते हैं हम लोग गार्सिया इफेक्ट। ठीक है, गार्सिया इफेक्ट क्या होता है, कंसिडर करो कि तुमने कुछ खाया। ओके, तुमने कुछ खाया, लेट्स से, ठीक है लेट्स से कि तुमने पिज्जा खाया कोई, ठीक है, बट वो पिज्जा एक्चुअली ना थोड़ा खराब हो गया था, जहां से तुमने कोई तो मतलब थोड़ा चालू रेस्टोरेंट से खाया वो पिज्जा खराब था एंड देन फिर तुम्हारा पेट खराब हो गया। तो अभी ये क्या होता है, दैट इज एन एवोल्यूशनरी टेंडेंसी, कि अगर कोई चीज तुम्हारा बेसिकली हार्म कर रही है तुम्हें, या फिर वो तुम्हें कोई डिजीज दे रही है, जैसे इस केस में पिज्जा ने किया, तो ऐसा हो सकता है कि यू विल नॉट लाइक टू ईट दैट स्पेसिफिक थिंग अगेन। ठीक है, कि एटलीस्ट तुम थोड़ा डरोगे उससे कि अरे वापस ना हो जाए,
है ना। मैं नहीं नहीं, अब मैं ऐसी कोई छोटी मोटी दुकान में खाऊंगा ही नहीं, मुझे एकदम प्रॉपर कोई बड़ा, अगर तुम दुकान लेके जा रहे हो तो ही खाऊंगा मैं, ऐसे कोई नॉर्मल सी दुकान इधर रोड साइड पे मैं कुछ पानी पूरी नहीं खाने वाला, मुझे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यू हैव अ फियर ऑफ नाउ ईटिंग एट दीज प्लेसेस। मोस्ट प्लेसेस में ऐसा होता है क्या, वी ऑल ईट लाइक पानी पूरी गोलगप्पाज ऑन ठेलास, बट सब लोग क्या बीमार पड़ते हैं रोज? नहीं, जो थोड़े लोग पड़ते हैं वो, हो सकता है कि वो जो स्पेसिफिक ठेला है दैट इज बैड, है ना। बट क्या हो जाता है फिर उसके बाद, एक ऐसा चांस है एटलीस्ट कि वो एक लाइफ लॉन्ग चीज बन जाए। ओके, कि मतलब एक लाइफ लॉन्ग डर बैठ जाए दिमाग में। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा और रिसर्च भी करना है ना इसमें, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो गार्सिया इफेक्ट बोलते हैं इसको। ओके, देन वी मूव ऑन टू द साइकोलॉजिकल कॉजेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, ये साइको एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन है ना। तो तुम देखो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे पास, देखो इसमें दो वाले वेज में तुम कंसिडर कर सकते हो साइको एनालिटिक्स में भी। सबसे पहला तो एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है कि तुम्हारे साथ बचपन में कुछ हुआ, तुम्हें अभी याद नहीं है, एंड वो फोबिया के वे में मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को एग्जांपल्स भी देके रखे पर्सनालिटी चैप्टर में, कि बचपन में तुम्हारे पीछे एक कुत्ता भागा था, यू गॉट वेरी स्कैर्ड, बट यू डोंट रिमेंबर दैट मेमोरी अभी, क्योंकि वो बहुत ट्रॉमेटिक थी, तो तुमने उसको रिप्रेस करके रखा है। रिप्रेशन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो सारे चैप्टर्स कैसे कैसे एक दूसरे में इंटरलॉक हो रहे हैं ना। तो दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी, जितना भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है ना, सबको अप्लाई करने का ट्राई करो एक साथ। ओके, तो रिप्रेस कर दिया है तुमने, तो तुम्हें वो याद नहीं आ रहा, दैट इज स्टिल इन योर अनकॉन्शियस दो। तो जब भी तुम अब डॉग देखते हो तो तुम डरते हो, तुम्हें पता नहीं, बट योर अनकॉन्शियस नोज, क्योंकि वो एक ट्रोमैटिक मेमोरी थी, है ना। तो दैट इज वन एक्सप्लेनेशन। सेकेंड चीज है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ऐसा प्रॉपरली नहीं होगा, बट ऐसा ले लो कि देर इज अ चाइल्ड जिसके फादर बहुत अब्यूजिव है। ओके, बहुत ज्यादा अब्यूजिव फादर है। तो और वो अब्यूजिव कब हो जाता है, लेट से कि वो जब अल्कोहल पीते हैं, उसका फादर जब अल्कोहल पीता है, तब वो बहुत अब्यूजिव हो जाता है। ओके, अभी ये लो, तो अभी ये बच्चे को क्या होगा ना, वो देखता रहेगा कि जब भी अल्कोहल पी के पापा आता है तो ये मारते हैं या फिर बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। तो फिर वो ऑफकोर्स डरेगा कि मार रहे, डांट रहे, ये सब कर रहे, तो ऑफकोर्स बच्चा डरेगा। बट वॉट दैट बच्चा विल डू, वो एसोसिएट क्या करेगा कि ये जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल की वजह से अब्यूज हो रहा है, तो मे बी वो बच्चा अल्कोहल से फिर थोड़ा डरेगा आगे जाके। ओके, मे बी अगर उसकी स्पाउस पी रही है या फिर स्पाउस पी रहा है अल्कोहल, तो वो भी उससे डरे कि नहीं, जब अल्कोहल पी रहा है मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आना, है ना। देन आता है कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, बेसिकली अरे अगर ऐसा कुछ कर लिया तो फिर बुरा हो जाएगा, है ना, कि अगर कोई स्पाइडर मेरे सामने आ गया तो मुझे मार देगा, कोई कुत्ता आया तो मुझे काट लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। ठीक है, देन मेमोरी बायस। इसमें क्या होता है ना, हमारी मेमोरी जब भी तुम रिकॉल करते हो ना, फन फैक्ट, जब भी तुम कुछ मेमोरी रिकॉल करते हो, तुम उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हो। ओके, जब फिर तुम स्टोर करते हो ना, तो वो थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन स्टोर होता है। ओके, एंड जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहते हैं हमारे, वो ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं हमें। तो तुम्हें जो एक्चुअली थोड़ा बहुत डर याद रहेगा ना, लेट्स से कि तुम 50% डरे थे उस कुत्ते से, जो हम लोग बचपन वाले कुत्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि तुम्हारा फियर लेवल वाज 50 आउट ऑफ 100, बट जब तुम याद करोगे तुम्हें 70 आउट ऑफ 100 याद रहेगा। ओके, तो वही वाली चीज मेमोरी बायस क्रिएट करती है, क्योंकि योर मेमोरी इजंट कंप्लीटली ट्रस्टेबल, उस पर 100% तुम भरोसा नहीं कर सकते। ओके, देन आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब देखा हुआ है, ये दिस वाज बीएफ स्किनर ना। तो यहाँ पे जो री के साथ आता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तुम्हें थोड़ा बहुत डर लगता था डॉग से, क्योंकि तुमने आसपास देखा कि ऐसे सब लोग बोलते हैं कि डॉग्स बुरे, डॉग्स बुरे, डॉग्स बुरे, तुमने इतना से सुना हुआ था, बट तुम एक्चुअली मानते नहीं थे। ओके, तो जब एक्चुअली तुम एक डॉग को अप्रोच करने गए, उसने काट लिया, तो ये क्या हो गया, इट री योर आइडिया कि डॉग्स एक्चुअली बहुत डेंजरस होते हैं, है ना। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या, जैसे हम लोगों ने देखा था, फॉर एग्जाम्पल वही पावलोव का डॉग का एग्जाम्पल ले लो। ओके, तो अगर वो बेल के साथ वो डॉग को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता, तो इवेंचुअली क्या होता, तो उसको डॉग को अभी ये एसोसिएशन बैठ जाता कि जब भी बेल बजेगी तो मुझे शॉक पड़ने वाला है, तो फिर डॉग वो बेल से ही डरने लगता। ठीक है, तो वो बेल का उसको डर बैठ गया, तो वो फोबिया हो गया वहां पे। देन ऑब्जर्वेशन लर्निंग, दूसरों को देख के हम लोग अगर चाइल्डहुड में देख रहे हैं कि हमारे फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पापा है वो बहुत ज्यादा ऐसे हाइट से डरते हैं, तो देर इज अ चांस कि तुम भी डरने लगोगे।
देन जेंडर स्टिग्मा, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग बहुत बार क्या ट्राई करते हैं कि जो हमारे आसपास के पियर्स या फिर सोसाइटी है उनको हम लोग पैसिफाई करें या फिर जो भी वो लोग बोलते हैं उसके साथ अग्री करें। तो ये वाली चीज तुम लोग ले लो कि ऐसा बोलते हैं कि गर्ल्स आर अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, स्पाइडर्स, कॉकरोचेस, है ना, ऐसा बोलते हैं। बट ऐसी बहुत सारी लड़कियां मैंने ये भी देखी है जिनको इतना डर नहीं लगता, बट स्टिल वो बचपन से क्या कि अरे तुम्हें डर नहीं लगा, कॉकरोच आया तो तुम्हें डर कैसे नहीं लगा, वो तो इतने डिस्गस्टिंग होते हैं, तुम देख कैसे सकते हो उन्हें। तो वो बैठा देते फिर दिमाग में कि तुम्हें डरना है ना। तो ये होता है जेंडर स्टिग्मा के हिसाब से। इसका सिम्टम्स क्या, पैनिक, जैसे कोई जो भी बेसिकली फोबिया वाला ऑब्जेक्ट है उसको देख के पैनिक करने लगेगा, पसीना आने लगेगा, है ना, ट्रेम्बलिंग, है ना, शिवरिंग, हार्ट पैल्पिटेशंस। ये क्यों, क्योंकि वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है ना। हम लोगों ने ये सब ऑलरेडी स्ट्रेस वाले चैप्टर में देखा हुआ है, फाइट और फ्लाइट। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को समझने के लिए ना स्ट्रेस वाला चैप्टर भी करके आओ। एंड देन नोजिया, उल्टी उल्टी जैसा आने लगता है। ओके, देन लास्ट एंजाइटी डिसऑर्डर वी हैव इज कॉल्ड ओसीडी, वरना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओसीडी को हम लोग कौन से एमएमपीआई के स्केल पे मेजर करते हैं। इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट्स में दोगे। ओके, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें पर्सनालिटी का जब चैप्टर पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि ये ओसीडी वाला स्केल है। उसका आंसर क्या है तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। अगेन वी हैव सबसे पहले क्या, अपना फेवरेट जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। देन इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, लो सेरोटोनिन। देन ओवर एक्टिव ब्रेन सर्किट्स, यहाँ पे सिर्फ अमिगडला की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारा ब्रेन ही थोड़ा ओवर एक्टिविटी के मूड में रहता है, इसमें और कोई बायोलॉजी है नहीं। देन वी कम टू साइकोलॉजिकल, इसका ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो फ्रॉइड क्या बिलीव करता था, ओसीडी क्या है। तो ओसीडी तुम देखोगे ना इसमें दो पार्ट्स है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ठीक है, तो ऑब्सेशंस क्या रहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चीज करनी ही करनी है, ऐसा वाला कौन सा हमारे पर्सनालिटी में पार्ट रहता है जिसको कुछ ना कुछ चीज करनी ही करनी रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इड। ठीक है, तो जो ऑब्सेशंस रहते हैं ना ये इड से आते हैं। एंड व्हाट आर दीज आर इम्पल्सिस। और कंपल्शंस क्या रहते हैं, दीज आर बेसिकली, तुम डिफेंस मैकेनिज्म टाइप समझ लो। ओके, तुम इनको डिफेंस मैकेनिज्म टाइप समझ लो। और हम लोगों ने डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रेस चैप्टर में देखा था, डिफेंस मैकेनिज्म किससे आता है, ईगो से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, हमारे जो एड एंड ईगो का यहाँ पे जो अगेन कॉन्फ्लिक्ट है वो ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग। तो ऑब्सेशंस क्या है, दीज आर डिसगाइज्ड फॉरबिडन इंपल्सेस। और कंपल्शंस क्या रहते हैं, दीज आर डिफेंसेस टू लेसन एंजाइटी फ्रॉम ऑब्सेशंस। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आया तुम्हारे दिमाग में कि ओके, ओसीडी का एक एग्जाम्पल देता हूं कि इफ आई डोंट टच द डोर नॉब 5 टाइम्स घर से निकलने से पहले, तो मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो मर जाएंगे। उनको एक्चुअली ऐसे थॉट्स आते हैं ओसीडी में। एंड ऐसा बहुत हो सकता है, वी थिंक नॉर्मली ओसीडी में हम लोग नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, यू आर सो ओसीडी मतलब ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहना। ओके, सिर्फ वो नहीं आता है उसमें, जो ऑर्गेनाइज्ड रहने वाला पार्ट है वो क्या है, गेस करो, वो एक कंपल्शन होता है। ओके, बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में उनको लगता है कि उनके पास कंट्रोल नहीं है, तो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर लाइफ बाय ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग अराउंड देम कि नहीं नहीं, आई एम स्टिल इन कंट्रोल, आई एम स्टिल इन कंट्रोल। क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा अलग अलग ऑब्सेशंस रहते कि अरे मैंने ये नहीं किया तो मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो दोज आर द ऑब्सेशंस दे हैव इन माइंड। एंड देन कंपल्शंस बेसिकली जो बिहेवियर्स वो लोग परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर एंजाइटी, टू फील इन कंट्रोल। तो बेसिकली अगर उनको 5 बार डोर नॉब टच करना है तो वो क्या सोच रहे हैं, अच्छा चलो मैंने 5 बार डोर नॉब टच कर लिया तो उनकी एंजाइटी कम हो जाती है, हाँ अब मेरे फैमिली को कुछ नहीं होने वाला। ओके, देन ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट्स, ओसीडी में ये भी आता है, जर्मोफोबिया वगैरह भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि अगर मैं कुछ एक्शन करूंगा तो उससे बहुत ज्यादा मतलब मुझे ऐसा कुछ गंदी चीज हो सकती है, जैसे अगर ये डोर नॉब टच करूंगा तो वी नो कि डोर नॉब से दूसरे लोग हाथ लगाते हैं तो जॉर्म्स होते हैं उस पर, है ना। बट ये सोचना कि अरे मुझे बहुत ज्यादा डेडली डिजीज कैच कर लूंगा उससे, वो एक ओवर एस्टिमेशन हो जाता है कि एक्चुअली जो होने वाला है उससे। देन अगेन वी कम टू द सोशियोलॉजिकल कॉजेस, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑलरेडी मैंने समझाया कैसे होता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, किसी अगर तुम्हारे पेरेंट को है या फिर कोई और मॉडल को है तो उनको देख के हो गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई ऑब्सेशन था कि कुछ फैमिली को होगा, तुम एक दिन लेट से वो डोर नॉब टच नहीं करके गए,
एंड तुम्हारा एक फैमिली मेंबर का एक्चुअली कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम फिर और डरने लगोगे। देन ट्रॉमा, अगेन वही सेम चीज आ गई जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। क्योंकि जब तुम एग्जाम में लिख रहे हो ना, तुम सिर्फ इतना नहीं लिख के आना, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 और 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक वाला लाइन कि नॉर्मली ये क्या होता है वो समझा दो, एंड सेकंड वाले लाइन में कि ये जो बेसिकली जो यहाँ पे केस स्टडी उस पर कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके, ये सब मैं बाद में भी तुम्हें आगे जाके, या फिर मैंने आंसर राइटिंग वीडियोस में ऑलरेडी ये बता के रखा है। एक वीडियो मेरे चैनल पे और है कि तुम्हें डिसऑर्डर्स के केस स्टडी स्पेसिफिकली कैसे अटेंड करना है। तो ये जो तुम दूसरा पार्ट देख रहे हो उसके बाद वो जाके देख लो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आई प्रॉमिस। क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट रहता है डिसऑर्डर्स का कैसे आंसर करना है, बट बेसिकली तुम्हें उस पर भी अप्लाई करना रहता है कि जो एक्चुअल केस स्टडी है उसमें ये वाला कॉज कैसे बैठ रहा है। ओके, इसके हमारे सिम्टम्स क्या है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल इंट्रूसिव थॉट्स, ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। रिपीटेड चेकिंग कि मैंने डोर लॉक किया कि नहीं, है ना, जैसे वो हो गया। देन ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग, जैसे मैंने बताया खुद की लाइफ में थोड़ा कंट्रोल फील करने के लिए। रिचुअलिस्टिक एक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं? रिचुअलिस्टिक एक्ट्स बेसिकली कर रहे हैं कि मुझे हर बार घर से निकलने से पहले 5 बार डोर नॉब टच करना है। वर्ड्स रिपीट करना, मे बी इनका जो एंजाइटी रिड्यूसिंग कंपल्शन है वो ये हो कि मैं कुछ प्रार्थना करूंगा, या फिर ये वाला जो एक वर्ड है सेफ सेफ सेफ, अगर मैं 100 बार बोलूंगा रोज तो फैमिली को कुछ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। क्लीनिंग एंड वॉशिंग, अगेन ये भी थोड़ा हम लोग देखते हैं, जर्मोफोबिया से रिलेटेड टाइप हो गया है ना। अब आते हैं हम लोग मूड डिसऑर्डर्स पे, या फिर डिप्रेशन एंड आर बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वरना सीवियर डिप्रेशन, इसके दोनों नाम है। अगेन जेनेटिक डी प्री डिस्पोजिशन हमारा फेवरेट। हाई एक्टिविटी इन अमिगडाला, क्यों? क्योंकि इनका भी क्या रहता है, थोड़ा डर रहता है कि मे बी दे आर नॉट फिटिंग इन टू सोसाइटी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगेन अमिगडाला में हाई एक्टिविटी, एंड इतने सारे इसके मैंने यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स देके रखे। ओके, एटलीस्ट इसका अगर तुम बोल रहे हो तो एटलीस्ट एक तो याद रखो ही। डोपामीन इजी है याद रखने के लिए, क्योंकि तुम नॉर्मली डोपामीन को जानते हो एज द हैप्पी हार्मोन, है ना। देन आता है अनरिजॉल्व अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, तुम्हारे दिमाग में थोड़े अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है अगेन एड एंड ईगो के बीच में, उसकी वजह से तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है। ओके, कि तुम जैसा करना चाह रहे हो वैसा नहीं कर पा रहे हो। देन लर्न हेल्पलेसनेस, ये इंटरेस्टिंग है। इसका आई एक्चुअली सजेस्ट कि थोड़ा बहुत रिसर्च करो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई विश कि तुम्हारे सिलेबस में ये सब होता। ओके, बेसिकली लर्न हेल्पलेसनेस क्या होगा ना, कि इसका एक्सपेरिमेंट में बता दो। इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, एक क्लासरूम में टेक 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप बी है। ओके, तुम्हें जो साइफर्स रहते पता है, बेसिकली तुम्हें वर्ड अरेंजमेंट टास्क देता। तो अगर तुम ये वाला वर्ड लेते हो, इसको रीअरेंज करो, क्या आएगा? पेरिस आएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले टास्क देते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, तो अभी ये वाली चीज तुम कंसिडर करो। ग्रुप ए को तुम देने वाले हो वर्ड्स लाइक दिस। तुमने ये एक वर्ड दिया, फिर उसके बाद में तुमने ये एक वर्ड दिया, और फिर उसके बाद जो तीसरा वर्ड तुम देने वाले हो वो ले लेते हैं। मुझे दिमाग में इसको रीअरेंज करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। ये तीसरा वर्ड दिया। अभी ग्रुप बी को तुम जो वर्ड्स देने वाले हो वो है और फिर जो लास्ट वर्ड दे रहे हो हम लोग सेम दे रहे हो। ओके, थोड़े लोगों ने ऑलरेडी इसको दिमाग में रीअरेंज कर लिया होगा। ओके, अभी ये क्या है? ग्रुप ए और दिस इज ग्रुप बी। नाउ जब ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को तुम ये वर्ड्स दोगे ना, तो क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट वाला वर्ड तुम दोगे और बोलोगे सब रीअरेंज कर पाए क्या? सब लोग बोलेंगे हाँ, पूरी क्लास बोलेगी हाँ, क्योंकि दोनों ग्रुप्स कर पाएंगे कि ये पेरिस है। सेकेंड वाला वर्ड दोनों में डिफरेंट है। नाउ अगर तुम इसको रीअरेंज करोगे, चेंज द पेन इधर, इसको मैं ये वाला, अगर तुम लोगे ना, ये दिख नहीं रहा, इट्स एक ऑरेंज होंगे। ठीक है, तुमने ये लिया तो ये वाला रीअरेंज हो क्या आता है? कुकी। एंड ये जो वर्ड है ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने कुछ भी बना दिया। तो नाउ व्हेन यू आस्क देम कि तुम वर्ड रीअरेंज कर पाए कि नहीं, तो ग्रुप ए बोलेगा कि हम लोगों ने कर लिया, और ग्रुप बी में एक भी बंदा नहीं कर पाया। तो ग्रुप बी वाले क्या सोचेंगे
कि हम लोग इनकेपेबल ये करने के लिए, इन लोगों ने इतना इजीली कर लिया, हम लोग कर ही नहीं पाए। ठीक है, तुम लोग तो ये बोलोगे, जो एक्सपेरिमेंटर रहेगा वो सबको बोलेगा कि सेम वर्ड्स है, ओके, बट एक्चुअली सेम वर्ड्स नहीं है। नाउ थर्ड वाला वर्ड, ये थोड़ा डिफिकल्ट है रीअरेंज करने के लिए, ठीक है, बट ये बेसिकली ट्रांसलेट होता है इनटू द वर्ड टेम्पररी। ओके, आई एम प्रीटी श्योर मैंने इसमें TMPOR, हाँ ठीक है, टेम्पररी मैंने करेक्ट लिखा। ये ट्रांसलेट होता है टेम्पररी में, बट ये इतना डिफिकल्ट है। ओके, एक्चुअली इससे थोड़ा और डिफिकल्ट वर्ड देता है, बट ये इतना डिफिकल्ट वर्ड है तो ग्रुप बी वाले क्या सोचेंगे कि हम लोग ये भी नहीं कर सकते। वो लोग ये सोचने लगेंगे कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर वी आर नॉट एज स्मार्ट एज ग्रुप ए, तो वो लोग शायद करने का ट्राई ही नहीं करें। ठीक है, या फिर वो लोग सोचेंगे कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमसे इतना छोटा वाला सिंपल वर्ड नहीं हुआ, तो हम लोग इतना बड़ा वर्ड कैसे करेंगे। ओके, तो वो लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, या फिर उसे बहुत लेजीली केयरलेसली ट्राई करेंगे। ओके, तो ग्रुप ए अगेन सारे लोग इसको रीअरेंज कर पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट था बट कर पाएंगे। ग्रुप बी में मोस्ट लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। तो उन लोगों ने देखा कि वो लोग मे बी दूसरे लोगों से थोड़े कम है, तो वो लोग ये करने लग जाते कि हम लोग जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ओके, डिप्रेशन में ऐसा हो जाता कि मेरे आसपास जितने भी लोग थे, फॉर एग्जाम्पल मैं फेल हो गया 9th क्लास में, मेरे जितने भी मेरे साथ दोस्त थे वो सब लोग 10th में चले गए, तो वो डिप्रेशन में चले जाते कि मैं कभी पास कर ही नहीं पाऊंगा। देन नेगेटिव व्यूज अबाउट सेल्फ, वर्ल्ड एंड फ्यूचर, इसको हम लोग बोलते हैं बेक्स ट्रायड ऑफ डिप्रेशन। अगेन ये तुम्हें सिलेबस में प्रॉपर ये वाला नहीं है, लाइक जो ये तुम्हें थ्योरी बता रहा हूं मैं, तो नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बट एरन बेक है, वी ऑलरेडी सॉ एरन बेक इज हमारा CBT का इन्वेंटर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो एरन बेक के हिसाब से, अगर तुम CBT के हिसाब से देख रहे हो, तो अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो सबसे पहली चीज क्या सोचता है, वो खुद के बारे में बुरा सोचता है, वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचता है ना, वो सोचेगा कि अरे मैं कितना गंदा हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचेगा कि दुनिया कितनी गंदी, मुझे चांसेस नहीं देती करने के लिए। देन फ्यूचर के बारे में कि मैं अभी नहीं कर पा रहा तो मैं आगे कैसे कर पाऊंगा। तो ये जब तीनों चीजों में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो फिर एक बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। Then we have social isolation. As I've already told you plenty of times, humans are social animals. तो social interaction बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर तुम नहीं कर पाते तो there is a chance for depression. Then prolonged stress, बहुत ज्यादा टाइम तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब क्या है, तुम स्ट्रेस को सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तभी स्ट्रेस है। इफ यू आर एंट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो क्या हो सकता है, यू विल फील कि यू आर इनकेपेबल, तुमसे हो ही नहीं सकता, है ना। कोई बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक इवेंट जैसे कि किसी फैमिली मेंबर या किसी लव्ड वन का डेथ, उससे भी हो सकता है। एंड देन डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स, अगेन ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हमें बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं, तो हमें और भी ज्यादा वो डीपली फील होता है। इसके लिए लोग इससे भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स देख लेते हैं। गिल्ट रहता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, मैं किसी चीज के लिए अच्छा नहीं हूं, मैं क्यों जाके एक्सरसाइज करूं, जिम क्यों जाऊं वगैरह। सुसाइड आइडिएशन, ये एक प्रॉपर कीवर्ड है तुम्हारा इसके लिए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसाइड आइडिएशन, आइडिएशन किस चीज से आता है, द वर्ड आइडिया। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब है कि सुसाइड के आइडियाज आने लगते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, तुम बहुत बहुत या तो 15-15 घंटे सो रहे हो क्योंकि यू हैव नो एनर्जी, या तो सो ही नहीं पा रहे हो, यू हैव सो मेनी नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का कुछ मन नहीं हो रहा, क्यों खाऊं वगैरह। देन फटीग, बहुत ज्यादा थके हुए रहते हो पूरे टाइम, अगेन क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी रहती है। ओके, देन वी मूव ऑन टू द सेकंड मूड डिसऑर्डर विच इज मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, ये दोनों का भी हम लोग देखने वाले हैं। अगेन हमारा फेवरेट सबसे कौन सा है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ये हो गया। अगेन ओवर एक्टिविटी इन अमिगडाला, डिप्रेशन में भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ के जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन है, ये हो गया। देन एक्सेस और लो डोपामीन, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने अलग से लिख के रखा है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर ही है डोपामीन। बट डोपामीन क्या करता है, हमें हैप्पी हार्मोन बोलते हैं उसको बेसिकली, है ना, हमें एक्साइट करता है वो। तो डिप्रेशन में ऑफकोर्स डोपामीन लो रहेगा, बट मैनिक मोड में वो हाई रहेगा। ओके, क्योंकि मैनिक मोड में ना बहुत खुशी होती है। इसके सिम्टम्स देखते क्या होता है, देयर इज ओवर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी एंड डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। ये जो तीनों सिम्टम्स है, दिस इज फॉर मैनिक स्टेज। ठीक है, क्योंकि तुम्हें अलग से वो लोग पूछ सकते हैं कि मैनिक स्टेज के सिम्टम्स बताओ। नाउ दीज आर सेकंड स्टेज विच इज द डिप्रेशन स्टेज, उसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, एंड ये तो तुम डिप्रेशन के सिम्टम्स तो ऊपर वाले से भी लिख सकते हो, इतना कुछ डिफरेंस नहीं।
ओके, तो यहाँ पे मैनिक जो है वो एक अलग सी चीज है। ओके, तो मैनिक वाले में क्या हो जाता है, मैनिक वाले मोड में यू बिकम वेरी हैप्पी, इंपल्सिविटी बढ़ जाती है कि अरे अरे करना है, बहुत ज्यादा बात करोगे, नींद तुम 3-3 4-4 दिन तक सोओगे नहीं, जल्दी जल्दी बात करोगे, कुछ भी जाके खरीद लोगे, शॉपिंग अपना पूरा बैंक अकाउंट एक बार में खाली करके आ जाओगे। तो ये मैनिक मोड रहता है। ओके, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि देर इज हाइपोमेनिया और हाइपरमेनिया। हाइपोमेनिया मतलब जो थोड़ा मेनिया वाला इफेक्ट रहता है वो थोड़ा कम रहता है, हाइपरमेनिया मतलब बहुत ज्यादा रहता है। ओके, इसी के बेसिस पे एक्चुअली बाइपोलर डिसऑर्डर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। ठीक है, ये दो इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये इसी के बेसिस पे रहता है। हाइपरमेनिया मतलब तुम्हारा एक फुल मैनिक एपिसोड प्रॉपरली होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसके साइकोलॉजिकल कॉजेस भी। मैनिक एनर्जी इज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिप्रेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तुम खुद ही सोचो कि आर नेचुरल स्टेट, अगर तुम देखोगे ह्यूमंस सोशल एनिमल्स है, अगर तुम डिप्रेशन में हो तो फिर क्या हो रहा है, या फिर तुम अगर नॉर्मली इसको बायोलॉजिकली भी देखोगे तो तुम खाना नहीं खा रहे हो, है ना, तो देर इज नो होम्योस्टेसिस इन योर बॉडी। वो वर्ड याद आ रहा है, हम लोगों ने मोटिवेशन एंड इमोशन चैप्टर में करके रखा है। होम्योस्टेसिस, तुम्हारे बॉडी में एक नेचुरल बैलेंस रहना चाहिए हर एक चीज का। अगर तुम खाना नहीं खा रहे हो तो तुम्हारा होम्योस्टेसिस अगेन बिगड़ेगा। तो तुम्हारा बायोलॉजी क्या चाहता है कि तुम खाना खाओ, बट तुम डिप्रेशन में खाना नहीं खा रहे हो। मैनिक जैसे ही तुम हो जाते हो उसमें तुम सब करने लगते हो। तो मैनिक क्या है, तुम ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हो अपने दुखी के लिए, अपने दुख के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए, कि मैं इतना दुखी हूं, मैं इससे भी डबल हैप्पी हो जाता हूँ। नॉर्मल जो इंसान होता है उससे डबल ट्रिपल चौपल हैप्पी हो जाता हूँ मैं। ओके, तो ये क्या है, दैट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये अगेन साइको एनालिसिस का एक्सप्लेनेशन हो गया। देन लो सेल्फ स्टीम, तुम्हारा सेल्फ स्टीम कम रहता है तो इससे डिप्रेशन हो सकता है। देन डिस्टॉर्टेड सेल्फ इवैल्यूएशन, अगेन ये सेम, अगर तुम देखोगे तो ये बेक्स ट्रायड ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो तुम इसका भी यहाँ पे डिप्रेशन एंड मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का सेम कॉजेस टेक्निकली लिख सकते हो, बट आई डू सजेस्ट कि तुम, अगर तुम कभी भी कॉजेस लिख रहे हो ना, तो मैं अगर सिर्फ दो कॉजेस पूछा तो एक वाला कॉज लिखो मेनिया वाले स्टेज को समझाने के लिए, और एक वाला कॉज लिखो डिप्रेशन वाला स्टेज समझाने के लिए। ओके, अगेन यहाँ पे सेम है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स ऊपर देखा, डिस्फंक्शनल रिलेशनशिप्स एंड एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इसको भी हम लोग कीवर्ड मानेंगे। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली बोलते हैं ACEs। यहाँ पे बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, दैट इज व्हाट इट मींस। एडवर्स मतलब कुछ बुरा होना, तो कोई बुरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। नाउ वी मूव ऑन टू द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तुम्हें 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है। फर्स्ट इज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एंटी सोशल हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ड देखा हुआ है क्या होता है। ठीक है, अगर बेसिकली ये क्या, ये लोग रहते हैं जो जो सोशल नॉर्म्स है उससे दूर जाके कुछ चीजें करना, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी सोशल। तो जैसे कि आर सोशल नॉर्म्स से कि हमें किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, या फिर हमें किसी से कोई चीज चुरानी नहीं चाहिए, बट इफ यू आर डूइंग दैट, दैट मीन्स कि तुम एक एंटी सोशल पर्सन हो। ओके, इसका हम लोग वापस वही वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखो। ठीक है, एंड उसी सिम्टम्स दिखते हैं। इम्पल्सिविटी, तुम इम्पल्सिव होके कोई चीज चुरा लिए। अग्रेशन रहता है बहुत, वायलेंट बिहेवियर किस चीज से आता है, अग्रेशन से आता है। एंड अगेन हमारे सोशल नॉर्म्स में ज्यादा वायलेंट होना लिखा नहीं रहता। देन बहुत ज्यादा झूठ बोलना, एंड ये झूठ बोलने से कुछ गिल्ट भी नहीं होता, है ना। तो देर इज लैक ऑफ रिमोर्स, अगर तुम कुछ चीज बुरी भी कर देते हो तो तुम्हें इतना गिल्ट फील नहीं होता, हाँ ठीक है कर लिया मैंने, क्या फर्क, है ना। देर इज इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफकोर्स अगर तुम किसी की कोई चीज भी चुरा रहे हो तो यू आर ऑफकोर्स इररिस्पॉन्सिबल। एंड मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज, तो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट भी ये लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, अगेन क्योंकि इनको कुछ गिल्ट फील नहीं होता। हाँ मैं दूसरे को मैनिपुलेट करो, ठीक है, वो लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ खुद का देख रहे हैं। ओके, लेट्स कम टू द कॉजेज। आवर फेवरेट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, देन लो सेरोटोनिन एंड हाई डोपामिन। यहाँ पे कुछ डर से रिलेटेड नहीं है। इफ यू एक्चुअली सी, यहाँ पे डर का ऑपोजिट हो रहा है, तुम किसी चीज से डर ही नहीं रहे। जेल जाना है, हाँ ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देर इज नो लैक ऑफ रिमोर्स, है ना। यहाँ पे एक्चुअली उल्टा होता है। ओके, थोड़े मतलब प्रेगनेंसी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिससे तुम्हारा ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। स्पेसिफिकली जो अमिगडाला रहता है वो छोटा हो जाता है। तो हम लोग ऊपर क्या देख रहे थे, जब डर ज्यादा है, वो वाली चीज से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो हमारा अमिगडाला में हाइपर एक्टिविटी थी, बहुत ज्यादा एक्टिव था। बट यहाँ पे अमिगडाला ही छोटा है उनका, तो इनको ज्यादा चीजों से डर नहीं लगता। ओके, देन साइको एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम वीक और अंडर डेवलप्ड सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या रहता है, दैट इज आवर कॉन्शियंस,
ठीक है, कॉन्शियस ही हमारे मॉरल्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे आइडियल्स, जो भी नॉर्म्स हम लोग इंटरनलाइज करते हैं, उसी से सुपर ईगो बनता है। करेक्ट बोल रहा हूँ, ये भी समझाया था मैंने ऑलरेडी पर्सनालिटी चैप्टर में, याद है कि नहीं, है ना। तो कॉन्शियंस क्या होता है, हमारा सुपर ईगो ही होता है। तो इफ आई डू नॉट हैव अ कॉन्शियंस, मतलब मेरे सुपर ईगो में कुछ मॉरल्स है ही नहीं, मुझे चुराना नहीं है, ये मेरे सुपर ईगो में है ही नहीं, तो आई विल बी ओके विद इट। क्योंकि जब इट बोलेगा कि वो चुरा लेते यार, मुझे चाहिए, मुझे ना वो प्लेस PS5 चाहिए, मैं इसके घर से चुरा के आता हूँ। अगर तुम्हारे सुपर ईगो में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे चुराना नहीं है, तो फिर देर इज नो पुश बैक ना। ईगो बोलेगा सुपर ईगो को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं क्यों बेवजह का झंझट लूं, ठीक है जाके चुराते हैं। ओके। देन डिस्टॉर्टेड बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल स्पेशली तुम देखोगे ना, पीपल हु ग्रो अप इन पॉवर्टी अलॉट, वहां पे क्या चलता है पॉवर्टी के चक्कर में, वील सी दिस इन लेटर चैप्टर्स, आई थिंक यूनिट 8 में वी हैव दिस पॉवर्टी के ऊपर, पॉवर्टी का पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट आता है, वी हैव दिस इन यूनिट 8 आई थिंक, तो तुम्हें और अच्छे से समझेगा। बट बेसिकली पॉवर्टी में क्या हो जाता है ना, वो वाले सोसाइटी में, या फिर अगर तुम स्लम्स वगैरह में देखोगे, तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली वायलेंस वगैरह ज्यादा रहता है। ओके, सिंस पीपल हैव वेरी लेस थिंग्स, उनके पास ज्यादा चीजें नहीं रहती है, बट नीड्स तो हमारे जैसे ही होती है उनकी, है ना। दे वांट गुड फूड, या फिर अगर उनके कोई बच्चे, उनको केक खिलाना है बर्थडे पे, ये दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, समथिंग एकदम लग्जूरियस नहीं है, बेसिक नीड्स है, बट उनके पास इसके लिए भी पैसा नहीं होता, तो ये क्या, फिर दे रिजॉर्ट टू स्टीलिंग एंड एवरीथिंग, अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू प्रोटेक्ट कोई चोर से अपने घर का सामान, तो यू विल हैव टू गेट हॉस्टाइल ना। तो उनके दिमाग में कितनी बार ये बैठ जाता है कि हॉस्टिलिटी इज द बेस्ट वे फॉर सर्वाइवल। इसका इफ यू हैव सीन, आई थिंक इफ यू हैव सीन वॉर 2, उसमें NTR जूनियर का जो कैरेक्टर रहता है, उसके यही बिलीव्स रहती है कि वायलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन ऑर्डर टू लिव। देन डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स, कि इनके पेरेंट्स जो बचपन से था, इसके जो पेरेंट्स थे, जो भी बचपन से ये चाइल्डहुड निग्लेक्टफुल थे वो बहुत, कि उनकी जो भी बच्चा उसकी नीड्स पूरी नहीं कर रहे, तो बच्चे को खुद की नीड्स पूरी करनी पड़ रही थी, बट बच्चे को जॉब वॉब मिल नहीं सकता, तो वो चुरा हो रहा है। ठीक है। देन ट्रॉमा, अगेन कुछ बचपन में उसने कुछ ट्रोमैटिक होते हुए देखा, या फिर मे बी कुछ ऐसे कोई पेरेंट बहुत जल्दी एज में चला गया। देन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस, जैसे मैंने पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो दैट वाज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देन वी कम टू अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसको कभी कभी तुम्हें एग्जाम में AVPD करके लिख के देंगे, तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या होता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर? अवॉइड, ये ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, तो ये चीजों को अवॉइड करते हैं, क्या चीजों को, सोशल इंटरक्शंस को अवॉइड करते हैं, तो दैट इज आर फर्स्ट सिम्टम। तो ये बेसिकली क्या करता है, अगर तुमने सोशल एंजाइटी टर्म सुना है, तो ये सोशल एंजाइटी रहती है डायल टू 100। ओके, तो सोशल एंजाइटी में क्या, अगर तुम एकदम एक्सट्रीम लेवल का सोशल एंजाइटी देखोगे ना, तो मे बी वो AVPD में आ जाएगा। ओके, तो वही समझ के चलो कि तुम किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम किसी के भी सामने जा रहे हो तो तुम्हें डर लग रहा है, कि वो सब क्यों होता है, वील सी इन द कॉजेस। सेल्फ एस्टीम कम रहती है, ठीक है, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना। अगर तुम सोशल एंजाइटी भी देखोगे, या फिर स्टेज फियर देखोगे, तो ये सब इन लोगों के अंदर होता है। दे कैन नॉट गो आउट इनटू सोशल प्लेसेस एंड एक्चुअली इंटरैक्ट। तो वहीं पे दैट बेसिकली मीन्स इनका कॉन्फिडेंस कम है, कि मैं इन लोगों के सामने जाऊंगा तो मैं कैसा बिहेव करूंगा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वगैरह वगैरह। अनविलिंग टू बी इन्वॉल्व सोशली, ठीक है, ये मतलब सिमिलर पॉइंट्स ही हो गए। देन एग्जैजरेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अगेन तुम अगर देखोगे कि अगर अगर मैं ना ये पार्टी में चला जाऊंगा, तो फिर लोग आके बात करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद मे बी मैं कुछ गलत बोल दूंगा, फिर लोग समझेंगे कि मैं कितना वियर्ड हूँ, एंड देन फिर सब लोग मुझे ऐसे, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा, सब लोग मेरे सामने हंसेंगे। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, सब लोग हंसते रहेंगे, मेरा जो सोशल रिस्पेक्ट है वो चला जाएगा। तभी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इससे अच्छा मैं जाते ही नहीं। तो ये क्या हो गया, दैट इज एग्जैजरेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। और हम मोस्ट पीपल भी नो कि एक बार हंसेंगे, दो बार हंसेंगे, ठीक है, तुम पे जिंदगी भर वो एक चीज पे हंसते नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ एंड हो जाएगी। इवन इफ यू, अगर तुम कुछ एम्बैरेसिंग कर भी देते हो, एंड डेली लाइफ में ऐसे नॉर्मली सब लोग कोई चीज एम्बैरेसिंग करते नहीं है ना। देन डिफिकल्टी इन शेयरिंग इमोशंस। दे डू नॉट, सिंस दे डू नॉट नो कि सोशली इंटरैक्ट कैसे करना है, तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना भी नहीं आ रहा, और कोई दूसरा अगर आके रो रहा है तुम्हारे पास, तो उनको वो भी नहीं समझ में आ रहा है इसके साथ डील कैसे कर। ओके, तो अब इसके कॉजेस देख लेता हूं। फेवरेट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, डन। अगेन ओवर एक्टिविटी इन अमिगडाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डर से रिलेटेड चीज है ना।
तो देर इज ओवर एक्टिविटी इन अमिगडाला। ना अभी आई एम श्योर कि तुम देख रहे हो कि अच्छा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है ना अमिगडाला से रिलेटेड, तो ऑलमोस्ट हर एक डिसऑर्डर में ये दोनों पॉइंट्स तो लिख के आ जाऊंगा। आई रिकमेंड कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर लिखो, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर लिखो, एक सोशियोलॉजिकल फैक्टर लिखो। अगर तुम्हें 4 मार्क का आया तो फिर इनमें से कोई भी तुम चूज कर सकते। दैट इज वॉट आई रिकमेंड कि तुम एटलीस्ट ये देखो कि सिर्फ एक ही टाइप का कॉज नहीं लिख रहे हो। ओके, इट वुड बी बेटर कि अगर तुम किसी और का भी कॉज लिखो। एंड ये कॉजेस इतने छोटे, अगर तुम 2 मार्क का है तो भी 3 लिख दोगे तो भी चलेगा, इतना ज्यादा टाइम जाएगा नहीं। देन बिहेवियरल इनहिबिशन। ओके, ये भी हमारे अगर तुम देखोगे ना बेसिकली क्या हो रहा है कि टेम्परामेंट, ये मेन वर्ड है, ठीक है, इससे तुम समझ जाओगे। हम लोग ने टेम्परामेंट ऑलरेडी देखा पर्सनालिटी चैप्टर में। वो क्या है, हम लोग नेचुरली कैसे हैं? तो अगर नेचुरली कोई बच्चा शाय है बचपन से तो कुछ कर नहीं सकते ना उसका, तो क्या हो गया, दैट इज ए बायोलॉजिकल थिंग। एंड इसके न्यूरो ट्रांसमिटर्स इज लोड सेरोटोनिन एंड डोपामिन। देन साइकोएनालिटिक फैक्टर क्या है, इंटरनलाइज सेल्फ डाउट एंड शेम। ओके, इसका तुम ले लो कि बचपन में क्या हुआ था, मे बी फॉर एग्जाम्पल यू वर वेरी कॉन्फिडेंट, यू वेंट ऑन अ स्टेज सबके सामने डांस करने, एंड देन तुम बहुत ज्यादा लाइक बहुत बुरा करके एंड सब लोग हंस रहे थे। फिर तो वो वाली चीज फिर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, तुमने इंटरनलाइज कर लिया कि मैं अगली बार से नहीं जाऊंगा, मैं बहुत गंदा करता हूँ, ये करता हूँ। तो तुम्हें फिर जब भी आगे जाके अपॉर्चुनिटी आएगा, मे बी तुम अच्छा कर भी सकते हो, कोई और चीज है, लेट्स से कोई वर्क पे प्रेजेंटेशन भी देना हो, तुम नहीं दे पाओगे क्योंकि वो इंटरनलाइज हो चुका है तुम्हारे अंदर। ठीक है, देन फियर ऑफ रिजेक्शन, एम्बेरसमेंट एंड क्रिटिसिज्म। जैसे मैंने ऑलरेडी समझा कि अरे मैं एम्बेरस हो जाऊंगा, कोई मुझे मना कर देगा, ठीक है, तो ये सब जाके बात ही नहीं कर रहे हो फिर तुम मुझसे। देन नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज आर एंटायर आइडियाज, आर एटीट्यूड्स, आर बिलीफ, आर आइडियाज अबाउट आर सेल्फ, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर ये नेगेटिव है, ये हम लोगों ने सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखा हुआ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पर्सनालिटी के, है ना, याद करो प्लीज, भूलो मत पुराने चैप्टर्स का। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। बचपन से तुम कहीं पे भी जा रहे थे, कोई भी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, पेरेंट्स हमेशा वहां पे है। तो अगर तुम फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि तुम बच्चे थे, ठीक है, तुम एक बार कोई पार्टी में गए एंड देन फिर उसके बाद तुमने लेट्स से अपने पैंट में सुसु कर ली, यूर दैट स्मॉल, ऐसा कुछ सोच लो, ठीक है, तो दैट इज ऑफ कोर्स एम्बैरेसिंग। बट तुम्हारे पेरेंट्स थे वहां पे संभालने के लिए, वो तुम्हें जल्दी से घर लेके चले गए एंड देन तुम्हारे कपड़े वपड़े चेंज करवा के लेके आ गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो नाउ जब तुम बड़े हो क्या कोई पार्टी में जाने का सोचोगे, तुम सोचोगे कि मैंने उस टाइम बचपन में जब मेरे पेरेंट्स थे तभी मैंने खुद को इतना एम्बेरस किया था, तो अभी मैं जाके और कुछ कर दूं तो मे बी यू नो, मे बी ऑफकोर्स आई डोंट थिंक तुम 17-18 के होके यू विल पी योर पैंट्स, बट कुछ और कर लूँ तो मे बी मैं खाना गिरा लूँ अपने ऊपर, ये हो सकता है अभी भी, है ना, ऐसा कुछ। देन ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तुमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पेरेंट्स को भी सोशल एंजाइटी है ना, तो तुम भी मे बी ऐसे वो देख के कि ये लोग भी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, तुम बचपन से ही देख रहे हो कि पेरेंट्स ज्यादा यार पार्टी वार्टी में जाते तो है नहीं, इनको कुछ अगर बोलने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है सबके सामने तो ये लोग बोलते तो है नहीं। मे बी ना शायद ये सब बोलने से इनको ज्यादा पता है, इनको ज्यादा पता है, तो मैं भी कुछ ज्यादा दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ऐसा हो सकता है। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग अगेन, कि तुम्हें तुम्हारे पास ऐसा आइडिया था, लेट्स टेक वही सेम, बचपन में तुमने पैंट में सुसु कर ली, है ना, एंड देन फिर उसके बाद तुम बड़े होके गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, फुल कॉन्फिडेंस से गए, एंड देन तुमने एक्चुअली फिर खुद को और कुछ करके एम्बेरस कर दिया सबके सामने, तो ये क्या हो गया, दैट इज री तुम्हारे दिमाग में जो नेगेटिव आइडिया है उसका। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग अप्लाई होती है इधर। देन वी कम टू डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट दैट इज, वो वर्ड से ही समझ जाओ इसमें क्या होता है। इसमें जो बेसिकली चाइल्ड रहता है ना, वो अपने जो क्या इसका प्रॉपर कीवर्ड रहेगा हमारा, बेसिकली जो केयर टेकर है ना, या फिर अटैचमेंट फिगर, ठीक है, ये दो कीवर्ड्स तुम ले लो इसके। जो अटैचमेंट फिगर रहेगा तुम्हारा, या फिर जो केयर टेकर रहेगा, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, इन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें तुम खुद के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, है ना, डिफिकल्टी मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, फियर ऑफ सेपरेशन, क्योंकि तुम खुद के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, तो फिर अगर तुम उनसे दूर रहोगे और तुम्हें डिसीजन कुछ लेने आया तो फिर क्या हो जाएगा, यू विल फील कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मुझे चाहिए ये पूरे टाइम, ये सब जानते हैं, मेरे पेरेंट्स सब जानते हैं, मुझे इधर चाहिए कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस। अगर तुमने कुछ किया भी खुद से तो बार बार मम्मी पापा मैंने करेक्ट किया ना, मैंने करेक्ट किया ना, मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ ना, मैंने गलत तो नहीं किया ना, पक्का ना, पक्का ना, प्रॉमिस करो, मदर प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस करो, है ना, ये हो जाता है कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस। देन कॉन्फिडेंस ऑफकोर्स कम है खुद के डिसीजन में,
वी कम टू कॉजेस, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फेवरेट, ओवर एक्टिविटी इन अमिगडाला, क्योंकि क्या डर है डिसीजंस लेने में, फियर ऑफ सेपरेशन भी है, तो ओवर एक्टिविटी इन अमिगडाला तो ऑफ कोर्स रहेगा ही। इसका क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमिटर्स लो सेरोटोनिन एंड डोपामीन। ओके, रिवॉर्डिंग ऑटोनोमस डिसीजंस, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, डोपामीन लो रह रहा है। अगर तुम खुद का डिसीजन ले भी रहे हो तो वहां पे भी तुम्हारा डोपामीन स्पाइक नहीं हो रहा है तुम्हारे दिमाग में। डोपामीन क्या है, दैट इज बेसिकली अ रिवॉर्ड, वी फील गुड जब हमें डोपामीन मिलता है, इसके लिए हम लोग कॉन्शियसली डूम स्क्रॉल वगैरह करते हैं ना। तो अगर तुम खुद के डिसीजंस लेने पे गुड फील कर ही नहीं रहे हो तो तुम आगे जाके डिसीजंस खुद के लिए क्यों लोगे, है ना। तो इसके लिए डोपामीन लो होने से भी हो सकता है। देन अनरिजॉल्व्ड अर्ली डिपेंडेंसी नीड्स, तुम्हें बचपन से थोड़े बहुत, लेट्स कंसिडर फॉर एग्जांपल हमारा एरिक्सन का स्टेज है ना, एरिक्सन के स्टेजेस, अर्ली वाले स्टेजेस में वी हैव ना ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल वो खुद से कुछ करने ही नहीं दे रहे पेरेंट्स, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो तुम्हारी ऑटोनॉमी कभी बिल्ड नहीं होगी फॉर एग्जांपल, है ना। तो यहीं पे साइको एनालिटिकली भी अगर तुम देखोगे तो अर्ली चाइल्डहुड में भी यू हैव सम नीड्स, बचपन से यू नो पेरेंट्स से यू नीड सम काइंड ऑफ केयर टेकिंग, है ना। या फिर फॉर एग्जांपल तुम देखोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को, वही वाला एग्जांपल, योर पेरेंट्स नीड यू टू टेक सम इंडिपेंडेंट डिसीजंस, तुम्हें लेने नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हारी वो जो बचपन में वो जो डिपेंडेंसी का डेवलपमेंट होना था ना, वो डेवलप नहीं हो रहा। तो फिर तुम्हारा ईगो हमेशा क्या देखेगा ना, आउटकम की नेगेटिव हो सकता है, बट पेरेंट्स ने जब जब लिया तो अच्छा ही हुआ है, तो फिर मैं पेरेंट्स को ही सब लेने देखता हूँ। क्योंकि ईगो क्या करता है, रियलिटी से डील करता है, एंड वो ये नहीं चाहता कभी भी कि जो तुम्हारे साथ है वो बुरा हो, क्योंकि फिर जो एड है वो बुरा मान जाएगा, बिकॉज इट वांट्स प्लेजर ना। तो उसके हिसाब से सोचो। देन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कॉग्निटिव क्या है, हमारे थॉट से रिलेटेड है। तो हमारे थॉट्स में क्या हो जाता है, ऑटोनॉमस डिसीजंस विल रिजल्ट इन फेलियर। जैसे मैंने अभी तुम्हें ईगो का एग्जांपल बताया, हमारा थॉट ऐसा हो जाता है कि अगर मैं डिसीजन लूंगा तो वो गलत होगा। ओके, देन अगेन नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि अरे बेसिकली यहाँ पे अगेन मैंने क्या समझाया था, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, आर एटीट्यूड्स बिलीव्स एंड थॉट्स अबाउट आवर सेल्फ। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं कभी डिसीजन सही ले ही नहीं सकता, तो मेरा एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया। देन ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इट। तुम इमेजिन करो, तुम बचपन से बच्चे को कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, वो जो पेरेंट है उसको बचपन से पढ़ा रहे, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक भी तुम अपने मम्मी से ही पढ़ रहे हो। ओके, देन उसके बाद तुम्हें कहीं बाहर जाने नहीं दे रहे हो लोग, कभी पार्टी में नहीं जाने दे रहा, कुछ नहीं, अरे नहीं तुम्हें वहां पे जाके कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसे सब कुछ पूरा एकदम स्ट्रिक्ट ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग है। तो बड़े होने के बाद क्या वो बच्चा कभी पढ़ पाएगा खुद से? वो अभी पूरा अकस्टम्ड हो गया, मम्मी जैसे पढ़ाती है वो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। वो एक बार खुद से पढ़ने जाएगा, ऑफकोर्स एक बार तो उसको थोड़े कम मार्क्स आएंगे ना, क्योंकि उसका जो पूरा स्टडिंग का टेक्निक है, मेथड है, वो चेंज हो जाता है। अभी पूरा बैचलर मास्टर पीएचडी तक मम्मी नहीं पढ़ाने वाली, तो वो फिर वो वाले स्टेजेस में ना जाके खुद को डाउट करेगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं करता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। ओके, देन अर्ली लॉस और निग्लेक्ट, अगर तुम इसमें भी देखोगे तो कांस्टेंट रीअश्योरेंस वाला जो पॉइंट आ जाता है, इफ योर पेरेंट्स आर निग्लेक्टफुल, तो फिर तुम क्या करोगे? अगर निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है तो तुम बार बार उनका अटेंशन सीख करने की कोशिश करोगे, ऐसा हो सकता है ना। तो वो जो बार बार अटेंशन सीख करने का नीड रहता है, वी सॉ दिस किसमें, ये क्या है, दैट इज ए कोपिंग मैकेनिज्म, वी सॉ दिस इन कैरन हॉर्नी की थ्योरी, बेसिक एंजाइटी, है ना। तो ये जो निग्लेक्ट जो रहता है उसके चक्कर में देयर इज अ चांस कि यू आर कोपिंग बाय मूविंग टुवर्ड पीपल, तो यू आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग रीअश्योरेंस, मम्मी पापा ये ठीक किया ना मैंने, ठीक किया ना मैंने। ओके, देन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या, रीइंफोर्समेंट होता है। तो अगर तुमने फॉर एग्जांपल खुद से कुछ डिसीजन लिया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं 9th एंड 10th में साइंस ले लेता हूँ, तुमने साइंस ले लिया, पेरेंट्स बोल रहे थे मत ले साइंस, तेरा थोड़ा मैथ वीक है, ठीक है, सब लोग हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, बट तू आर्ट्स में बहुत अच्छा है, तू आर्ट्स ले। बट तुमने दोस्तों की सुनी और फिर तुमने सोचा कि नहीं मैं साइंस ही लूंगा, पेरेंट्स ने बोल दिया ठीक है ले ले। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यू टुक अ बैड डिसीजन, क्योंकि फिर साइंस में ऑलरेडी एवरीबडी न्यू कि तुम मैथ में इतने अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगेन मैथ की वजह से तुम फिर मैथ में फेल हो रहे हो, फिजिक्स में फेल हो रहे हो, तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, तो यू स्टार्ट टू फील कि अरे मैंने क्यों डिसीजन लिया, इससे अच्छा मम्मी पापा को ही सारे डिसीजन लेने दो। दिस कैन एक्चुअली ऑल्सो ग्रो फ्रॉम मम्मी पापा इवन टू योर स्पाउस। जब बड़े हो जाओगे तो तुम क्या करोगे, मेरी बीवी है वो डिसीजन ले लेगी, मेरा हस्बैंड है वो मेरे लिए डिसीजन लेगा,
तो यहाँ पे भी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, ठीक है। देन वी कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में तुम्हें 3 टाइप के स्किज़ोफ्रेनिया है। सबके तुम्हें सिम्टम्स करने, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग रहते हैं, बट सबके कॉजेस तुम्हें नहीं करने, ठीक है। कॉजेस तुम्हें शायद ही पूछेंगे एग्जाम्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने तुम्हें सेम कॉजेस देके रखे सबके, क्योंकि सारे स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेस सेम होते हैं, ठीक है। वो बस मैनिफेस्ट अलग अलग वेज में होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। स्किज़ोफ्रेनिया इज व्हेन यू आर डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी, जो एक्चुअली चल रहा है तुम उससे डिस्टेंट हो। ओके, व्हेन यू लूज टच विथ रियलिटी, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। तो अभी इसमें सबसे पहला आवर फेवरेट कॉज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। देन डोपामीन एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, इसको हम लोग डोपामीन हाइपोथेसिस एक्सप्लेनेशन भी बोलते हैं। ओके, तो डोपामीन एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। ये एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि जो ग्रे मैटर रहता है इन द ब्रेन वो कम रहता है। ओके, एंड देन प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, बेसिकली व्हेन योर मदर वाज प्रेग्नेंट उस टाइम थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, जो तुम्हारा ब्रेन रहता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना ब्रेन को, तो वो जल्दी डिटीरियोरेट होता है। ओके, मच फास्टर डिटीरियोरेट करता है, क्योंकि योर ब्रेन नीड्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू वर्क। तो वहां पे हाइपोक्सिया, जब तुम्हारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, एंड जब तुम्हारा ब्रेन छोटा था तभी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था, तो दैट कैन हैव मेजर इफेक्ट्स ऑन हाउ योर कॉग्निशन विल बी, या फिर तुम्हारा प्रोसेशन कैसा रहेगा। ओके, तो वही चीज से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकती है। अभी इसका साइको एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। वी ऑलरेडी नो कि हम बचपन से सिर्फ एक वाला स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी हम में रहता है, विच इज द इड। ईगो एंड सुपर ईगो हमारे जो बेसिकली लाइफ स्पैन रहता है उसके साथ डेवलप होते हैं, क्योंकि सुपर ईगो क्या रहता है, सुपर ईगो इज द सोसाइटल नॉर्म्स हम लोग इंटरनलाइज करते हैं, तो हमारे बायोलॉजी में नहीं आ सकता। बट अगर तुम देखोगे हमारे बेसिकली सेक्सुअल इंपल्सिस, ये क्या है, दीज आर ऑल बायोलॉजिकल, दैट इज ए बायोलॉजिकल नीड, है ना, क्योंकि वो हमारे बायोलॉजी में है कि वी नीड टू रिप्रोड्यूस एंड हमारे ह्यूमन रेस को बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो देयर वाज अ पॉइंट इन योर लाइफ जहां पे तुम्हारा ईगो प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग अभी है, जितना इन टच विथ रियलिटी अभी है, एटलीस्ट उस टाइम वो इतना नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, साइको एनालिटिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, जो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, वो एक कॉज है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, उससे कोप करने के लिए वी नो देयर इज वन डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड रिग्रेशन। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस में हो तो तुम बहुत ज्यादा रिग्रेस कर देते हो, यू रिग्रेस टू अ टाइम पीरियड जहां पे तुम्हारा ईगो ही डेवलप नहीं हो। तो दैट मीन्स क्या, ईगो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। दैट मीन्स कि तुम रियलिटी से फिर डिस्टेंट हो जा रहे हो, समझ रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई किया रिग्रेशन का, रिग्रेशन लेकिन बहुत एक्सट्रीम हो गया, तो यू गो बैक टू अ टाइम जहां पे तुम्हारा ईगो अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो यू लूज टच विथ रियलिटी, ठीक है। दैट इज द साइको एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन। देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेफिसिट्स, तुम्हारा ब्रेन बेसिकली ढंग से जो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल रहा है उसको प्रोसेस नहीं कर रहा। ओके, तो अगर तुम फॉर एग्जाम्पल लोगे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ओके, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस क्या, तुम्हें आवाज आ रही है कि कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, प्रॉपरली आवाज आ रही है कि कोई कुछ बोल रहा है, बट कोई कुछ बोल नहीं रहा है एक्चुअली तुम्हारे आसपास, रियलिटी में देयर इज नोबडी अराउंड यू जो तुम्हें कुछ बोल भी सके। वो क्या है, मे बी जस्ट हवा चल रही है, तुम्हें हवा की आवाज आ रही है, बट तुम्हारा ब्रेन उसको आवाज जैसे प्रोसेस कर रहा है। ओके, सो वो क्या हो गया, दैट इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेफिसिट। देन हमारा सोशियोलॉजिकल कॉज, स्ट्रेस ऑलरेडी समझाया, बहुत ज्यादा ट्रॉमा से भी मे बी वो बंदा क्या कर रहा है, रिग्रेशन, क्योंकि वो कोप करने की कोशिश कर रहा है। सोशल आइसोलेशन, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो इससे भी बहुत ज्यादा हम पे बेसिकली नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। अर्ली लॉस और नेग्लेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस कॉज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई रिकमेंड, यहाँ पे बायोलॉजिकल कॉजेस बेटर रहते हैं। ओके, क्योंकि अगर तुम प्रॉपरली स्किज़ोफ्रेनिया का जाके देखो ना, अभी तक प्रॉपर कॉज प्रूव नहीं हुआ है। इसके लिए तुम देख रहे हो हर एक डिसऑर्डर के इतने सारे कॉजेस देके रखे, क्योंकि मेनी पीपल हैव मेनी डिफरेंट थ्योरीज। मैंने तुम नॉर्मल अगर कोई एक बायोलॉजिकल डिजीज देखोगे, जैसे कि कोरोना क्यों हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है ना, तो वो एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है। इसके लिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता, क्योंकि वी डोंट प्रॉपरली नो कि इसको ये क्यों हो रहा है। देयर आर मल्टीपल रीजंस, मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस कि तुम्हें
ये डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करना इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया के क्या रहते हैं हमारे सिम्टम्स। तो डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया इज रिलेटेड टू आवर बिहेवियर। ठीक है, तो जो हमारा बिहेवियर है वो डिसऑर्गेनाइज रहता है। ओके, तो अगर सबसे मेन इसका है वर्ड सैलेड वरना वर्बल सैलेड। तो इनकोहेरेंट इलॉजिकल स्पीच, तुम कुछ भी बोल रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम मेरा एग्जाम्पल लो कि व्हेन, अच्छा ये वाला एक्सप्लेनेशन सुनो सिर्फ, ठीक है। तो पिलो सॉक्स नेल्स हेयर लैपटॉप यूट्यूब द आईएससी गाइड, कुछ समझा नहीं समझा ना, वो क्या कुछ भी वर्ड सैलेड है, कुछ भी बोल रहा हूं मैं मेरे दिमाग में, मैं तुम्हें प्रॉपर अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि वर्ड सैलेड होता क्या, बट मैं तुम्हें कुछ भी बोल रहा हूँ, अभी तुम्हें सुनाई कुछ भी दे रहा है। ठीक है, ऐसे डोर नॉब, विंडो, क्रिकेट, विराट कोहली, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ वो उससे भी ज्यादा रैंडम होता है, तो सोच लो कुछ तुम निकाल ही नहीं सकते कि ये बोलना क्या चाह रहे हो, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सेस इनअप्रोप्रिएट रहते हैं इनके। ठीक है, इनका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज रहता है, तो कुछ भी बोल देंगे, कभी भी हंस देंगे जब रोने का ओकेशन रहेगा। ओके, देन निग्लेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, नहाना नहीं है बहुत बहुत टाइम तक वगैरह, नेल्स नहीं कट करने। देन अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ओवरऑल। ओके, अब आता है कैटेटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कीवर्ड्स थोड़े लाइक वियर्ड वाले भी है, तो मैं तुम्हें वो भी समझाऊंगा। कैटेटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, कैटेटोनिया क्या होता है सबसे पहले। कैटेटोनिया इज बेसिकली जब एक इंसान फ्रीज हो जाए। ओके, तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ इसके लिए। अच्छा चलो, मुझे वीडियो प्रॉपर वाली मतलब ज्यादा लंबी हो रही थी या कुछ था, देर आर मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, तुम जाके देख सकते हो, इंटरव्यूज विद कैटेटोनिया पेशेंट्स वगैरह, तो वो सब देखो जाके, बहुत तुम्हें समझेगा एक्चुअली क्या फील करते हो लोग। बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए ये देखो, दिस पर्सन, आई नो सम पीपल फाइंड इट फनी बट लाइक नहीं होता फनी, तो डोंट लाफ। बट ये पर्सन तुम देखो, कैटेटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है इसको। अभी कैटेटोनिया में बेसिकली क्या रहता है ना, द पर्सन बिकम्स वेरी इमोबिल। तुम देखो कुछ भी पोस्चर में वो अटकी हुई है, राइट, पैर ऊपर है, हाथ ऐसे हैं, ये एक बहुत अननेचुरल पोस्चर है किसी का रेस्ट करने का, बट वो ऐसी पोस्चर में घंटों दिनों बैठ सकते हैं। ओके, अभी इसके हम लोग सिम्टम्स देखते हैं तो तुम्हें और अच्छे से समझेगा। कैटेटोनिक स्टूपर, जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैटेटोनिक स्टूपर, कंप्लीट इमोबिलिटी, ये लोग हिलेंगे ही नहीं, दिन दिन हो जाएंगे ये लोग हिलने नहीं वाले। ओके, देन कैटेटोनिक एक्साइटमेंट, वो लोग एकदम ऐसे फ्रीज रहेंगे एंड सडनली कुछ भी मूवमेंट होगा तो ये हाथ वाथ इधर हिल जाएंगे, पैर वैर इधर हिल जाएंगे, उस चेयर से गिर जाएगी, ऐसा कुछ एकदम रैंडम सडन एक्साइटमेंट आएगा सारे मसल्स में एक साथ एंड वो सब जगह हिल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेटोनिक एक्साइटमेंट। तो देयर आर सडन बर्स्ट ऑफ पर्पसलेस मूवमेंट, इसका कोई पर्पस नहीं रहेगा कि फॉर एग्जांपल मे बी उसको कुछ सर में इचिंग हो रही है तो खुजाने के लिए हिली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस रैंडमली कुछ भी हिल के वापस फ्रीज हो जाएगी। ओके, देन आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या रहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल जो ये पर्सन है, मैं इसका ये वाला हाथ उठा के इधर ऊपर लेके आ जाऊं और मैं छोड़ूंगा ना, वो वैसे ही रह जाएगा। सिर्फ मैं हाथ ऊपर उठाऊंगा, बहुत इजीली उठ जाएगा, उसमें देयर विल बी नो रेजिस्टेंस। मैंने ये वाला हाथ फॉर एग्जांपल उठा के इसको ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में इधर डाल दिया, तो वहीं पर रह जाएगा हाथ, ना गिरेगा ना कुछ होगा, बस वो वहीं पर छोड़ देगी। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। देन एक्वलेलिया। एक्वलेलिया क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, तुम्हारे प्रेलिम, मैंने बहुत सारे प्रेलिम्स में देखा है, ये ऐसे वन वर्ड में आ जाता है। एक्वलेलिया क्या होता है, बेसिकली कुछ भी बैठ के सिर्फ वर्ड्स रिपीट करते रहेंगे। ओके, खुद से बातें करते रहेंगे एंड रैंडम कभी कभी मीनिंगलेस वर्ड्स वो लोग रिपीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्वलेलिया। देन वी कम टू द लास्ट काइंड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड दिस पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया इज द मोस्ट कॉमन वन दैट वी सी। ठीक है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया दैट इज सीन अराउंड द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है ना, अगर तुमने कोई स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड मूवी भी देखी है, ओके, तो भी तुमने मोस्ट लाइकली पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया देखा। आई रिकमेंड स्किज़ोफ्रेनिया समझने के लिए, आई हेवीली रिकमेंड द ब्यूटिफुल माइंड। ओके, ऑस्कर विनिंग मूवी है, रसल क्रो, इफ यू हैव सीन फॉर एग्जांपल द ग्लैडिएटर, वही एक्टर है, एक्सीलेंट एक्टिंग, एक्सीलेंट स्टोरी। कुछ प्लॉट रिसर्च मत करना, जस्ट उसको देखना चालू कर दो। आई थिंक नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम दोनों पे, तो गो एंड वॉच इट, वेरी वेरी गुड मूवी। एंड तुम्हें ये भी पता चलेगा कि स्किज़ोफ्रेनिया में होता कैसा।
Okay, and this is a real life movie based on a scholar. If you have ever heard of, for example, game theory, अगर तुमने सुना है ना, तो ये जो पर्सन था उसने मेजर कंट्रीब्यूशंस किए थे टू द गेम थ्योरी फील्ड, इतना कि उसको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. तो दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ नोबेल लॉरिएट, अ नोबेल प्राइज विनर, जिसने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता था, एंड वो स्किज़ोफ्रेनिया से कैसे डील कर रहा था अपनी पूरी लाइफ. तो इफ यू सी दिस तो तुम्हें और स्किज़ोफ्रेनिया ढंग से समझेगा. आई हाईली रिकमेंडेड. ठीक है. पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में सिम्टम्स आते हैं डेल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन. तो डेल्यूजन्स क्या होता है? डेल्यूजन्स बेसिकली तुम्हारे माइंड में ऐसे आइडियाज रहते हैं विच आर फार फ्रॉम व्हाट एक्चुअली इज ट्रू. ओके, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्यूजन्स. तो अभी अगर तुम देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल देर आर अनदर काइंड ऑफ डेल्यूजन जिसकी मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडर. वो इसमें नहीं होता है, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि होते क्या है, इससे तुम्हें बेटर समझेगा. डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर बोलते हैं इसको. इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ पेशेंट की मैं तुम्हें बात बताता हूँ. दैट पर्सन बिलीव्ड कि वो सलमान खान की पत्नी है. उसको सलमान खान इतना पसंद था तो उसको डेल्यूजन आते थे कि वो सलमान खान की पत्नी है. तो वो ऐसे बार बार कुछ रैंडम नंबर पे कॉल लगाती है एंड देन फिर सलमान खान से बात करती है कि इनने मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा है, मुझे ऐसे लेके जाओ, आई एम योर वाइफ, ये लोग मुझे इधर कैसे रख सकते हैं, सलमान खान इज सो फेमस, ऐसे ऐसे करके वो किसी से भी रैंडमली बैठ के बात करती थी ऑन द फोन. ओके, जबकि एक्चुअली किसी के साथ वो फोन पे रहती नहीं थी. तो ये क्या है? दैट इज ए डेल्यूजन. वो हम लोग प्रॉपरली बोलते भी है ना, लाइक डेलुलू इज द सलूलू, वही वाला पार्ट तुम समझो. ओके, बट इसको थोड़ा लाइक डबल ट्रिपल रहता है उससे कि हाँ मेरे दिमाग में जो है वो सही चल रहा है. दैट इज ए डेल्यूजन बेसिकली. तो डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या रहता है? ऐसा हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट मेरा पीछा कर रहा है और द गवर्नमेंट वांट्स टू किल मी. ये जो पिजन बैठा है ना इधर, वो एक्चुअली एक कैमरा है, उसके आंख है वो एक्चुअली कैमरा, एंड द गवर्नमेंट हैज सेंट इट टू कीप एन आई ऑन मी. ओके, तो ये सब क्या हो जाता है? डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन. देन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस. इनको ऐसे लाइक प्रॉपरली आवाज आती है. ओके, देयर इज वन वेरी वेरी गुड वीडियो फॉर पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पे अगर तुम सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, वो बेसिकली ऐसा कि रिकॉर्डिंग माई स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड ऐसा करके कुछ तो है, मिलियंस ऑफ व्यूज तुम्हें मिल जाएगा इजीली. ठीक है. तो वो बेसिकली दैट पर्सन इज हैविंग ए पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड एंड वो पूरा रिकॉर्ड करता है. तो उसको ऐसा लगता है कि विंडो जाके खोलो. उसको बार बार एक आवाज उसके कान में बोलती है कि विंडो जाके खोलो, विंडो के बाहर खड़े तुम्हें लेना है. लेकिन वो क्या करता है? वो रेजिस्ट करता है कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना. तो वो जो रेजिस्ट वाला विल पावर वाली चीज रहती है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट रहती है. तो जो पर्सन रहता है वो रेजिस्ट करता है कि नहीं मुझे विंडो के बाहर नहीं देखना, मुझे विंडो के बाहर नहीं देखना. आई नो कि वहां पे बाहर कोई नहीं है, बट उनके दिमाग में वो बार बार, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम खुद ही सोचो ना, बार बार तुम्हें कुछ बोलता रहेगा कोई कि कोई तुम्हें पकड़ने के लिए आया, कोई तुम्हें मारने आया, तो यू विल एटलीस्ट चेक वंस. तो वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन उसको आते रहते. उसको पता है आसपास कोई भी नहीं है, उसको पता है विंडो के बाहर कोई भी नहीं है, बट वो बार बार वो उसको बोलते रहते. ओके, देन सोशल विड्रॉल. सिंस दे फील, है ना, सिंस दे फील कि एवरीबडी इज आउट टू गेट देम फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग ज्यादा लोगों से फिर वो लोग इंटरेक्ट नहीं करते. देन डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इनका भी बहुत बार वर्ड सैलेड होता है. ठीक है, दैट इज अनदर इसका सिम्टम. देन वी कम टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. ओके, ये क्या बेसिकली बचपन से जो डिसऑर्डर्स रहते हैं ना, या फिर चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स रहते हैं, उससे ज्यादा रहता है. एंड ये चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन रहता है. लाइक ऑफकोर्स चिल्ड्रन में कॉमन है तो अडल्ट में भी रहता है, बट बेसिकली इसको ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारी न्यूरोलॉजी रहती है ना, उससे ज्यादा आता है. इसके तुम्हें कॉजेज सिलेबस में नहीं देखे रखे हैं, बट स्टिल मैंने तुम्हें बायोलॉजिकल कॉजेज इधर देके रखे हैं. ओके, इसका मेन तुम्हें सिम्टम्स याद रखना है एंड इसका आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो हम लोग कॉमनली बोल देते हैं कि अरे ये दिस पर्सन इज ऑटिस्टिक, है ना, बट ऑटिज्म में ना बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं. इट इज ए स्पेक्ट्रम. जैसे रेनबो देखते हैं ना, अलग अलग थाउजेंड्स ऑफ कलर्स रहते हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स नहीं, बट देयर आर मेनी मेनी डिसऑर्डर्स जो ऑटिज्म के अंदर आते हैं. ओके, तो ये इसको इसके लिए हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. एंड तुम्हें यहाँ पे एक ओवरऑल देके रखा है, कोई स्पेसिफिक वाला देके नहीं रखा. ओके, इसके हम लोग सबसे पहले कॉजेज देख लेते हैं. जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन फेवरेट, इसमें हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं वो है सेरोटोनिन, ग्लूटामेट एंड गाबा. इम्बैलेंस होता है. देयर इज एनलार्जमेंट और इरेगुलर एक्टिविटी ऑफ द अमिगडाला. ओके, तो इनको ज्यादा डर लगता है ये लोग क्योंकि थोड़े सोशल इंटरेक्शंस में वीक रहते हैं फॉर एग्जांपल. ओके, तो कॉजेज तुम्हें नहीं पूछने वाले हैं, बट स्टिल थोड़ा देखे रखा है. तुम्हें अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना रहे कभी इसके बारे में तो
पुअर आई कांटेक्ट, सबसे पहले इनका जो मेजर चीज रहती है ना, दिस इज अ सोशल डिसऑर्डर टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर इसको पॉपुलर टीवी में कौन रहेगा, टेक शेल्डन। ओके, वन इफ यू हैव सीन द गुड डॉक्टर। ओके, ये दोनों को, दीज आर वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स इन पॉप मीडिया। ओके, तो अगर तुम देखोगे पुअर आई कांटेक्ट, ये लोग आई कांटेक्ट ज्यादा बना नहीं पाते, किसी से देख के बात नहीं करना, डिलेड स्पीच, और डिलेड स्पीच यहाँ पे एक स्पेस आना चाहिए, देयर इज डिलेड स्पीच। ठीक है, वो लोग क्योंकि थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगता है उनको, अगर किसी से बात करने की, वो लोग जो बोल रहे हो करेक्ट है कि नहीं। देर आर सम केसेस जिनमें वो ब्रिलियंट रहते हैं। ओके, दैट इज ए डिफरेंट ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। देर आर सम केसेस जहाँ पे उनका नॉर्मल लेवल का इंटेलिजेंस रहता है। ओके, ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक पीपल आर ऑलवेज जीनियसेस ही। देर आर मैनी केसेस जिसमें ऐसा होता है, लेकिन जैसे कि तुम लाइक शेल्डन वगैरह ले लो, इवन इफ यू सीन हाउस एमडी, उसमें भी जो डॉक्टर ग्रेगरी हाउस है, he also has a type of autism. Then difficulty forming relationships, again social disorder है। hardship in understanding emotions, यहाँ पे दूसरा पार्ट आ जाता है इनका, जो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस वाला पार्ट रहता है। तो जैसे तुम फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन वगैरह में देखोगे, इंसिस्टेंस ऑन रूटीन्स, अगर उनको कुछ चीज चाहिए तो वैसी ही चीज चाहिए। रोज 6 o'clock उठना है, उठना है। 8 o'clock दे नीड टू गो टू द बाथरूम, मतलब दे नीड टू गो टू द बाथरूम। क्योंकि इवन दो लाइक उनको अंदर से कुछ ऐसा प्रेशर फील नहीं हो रहा है कि आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, देयर इज नो बायोलॉजिकल लाइक नीड टू गो, बट वो स्टिल उसी टाइम जाएंगे। इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट रहेगा ना, उसमें उनको सब पता रहे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और ये बहुत ज्यादा ना देखते हैं कि नीश थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, तो तुम अगर फॉर एग्जाम्पल देखोगे कि मे बी दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन इजिप्टोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी और समथिंग, ठीक है, देन स्टिफ और एग्जैजरेटेड बॉडी मूवमेंट्स, अगेन सोशल डिसऑर्डर है ना, तो अब खुद को भी ज्यादा वो बॉडी मूवमेंट से या बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, इसके सिर्फ सिम्टम्स तुम्हें मेजरली याद रखना है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज कॉल्ड एडीएचडी और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये अभी लाइक पॉपुलर मीडिया में बहुत लाइक वायरल जा चुका है, इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट, एंड सब लोग बोलते हैं हाँ मुझे एडीएचडी है वगैरह वगैरह, बट लाइक वो कभी कभी सिर्फ वो एडीएचडी नहीं होता है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज ना, पीपल कंफ्यूज एडीएचडी। हम लोग नॉर्मली बोल देते कि इफ यू आर वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेड, हाँ तुम्हें एडीएचडी है। अगर तुम किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, हाँ एडीएचडी है। बट एडीएचडी में देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नाम में, हाइपर एक्टिविटी। ओके, तो देर आर ऑल्सो पीरियड्स ऑफ हाइपर फोकस इन्वॉल्व। यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी हम लोग देखने वाले इन द केस ऑफ इम्पल्सिविटी, हर एक चीज के साथ बैठ के फिजेट करते रहना हो, कभी भी वो लोग मतलब सीधे नहीं बैठ सकते। देर इज रेस्टलेसनेस, है ना, देर इज पुअर ऑर्गेनाइजेशन, ये डेफिसिट का पार्ट आ जा रहा है। डिस्ट्रैक्टेड, फॉरगेटफुलनेस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठता, तो इसके सिम्टम्स हो गए। इसके कॉजेस भी एक बार देख लेते हैं। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, डोपामीन का इंबैलेंस रहता है, एंड देर इज प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशन, जैसे टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मतलब क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है जैसे एक, ठीक है, वरना कोई और दूसरा ड्रग, तो उससे भी ये सब एडीएचडी हो सकता है। ओके, देन वी गो ऑन टू द लास्ट डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, और हाउ आई लाइक टू कॉल इट सैड। ओके, तो सैड में क्या होता है, इसके भी अगेन तुम्हें कॉजेस नहीं देने वाला है, बट स्टिल मैंने देके रखा है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसको आई हैव नो आइडिया क्यों, बट तुम्हारे सिलेबस में आई प्रिफर कि वो लोग शायद एंजाइटी डिसऑर्डर में डालते तो बेटर होता, बट दिस इज मोर ऑफ ए चाइल्डहुड डिसऑर्डर, बच्चों में ज्यादा रहता है। ओके, बड़े बड़े होते होते लाइक ये कम हो जाता है, बट तब भी ये आई वुड फील कि एंजाइटी डिसऑर्डर में ज्यादा बैठता, बट इन लोगों ने जैसा देखे रखा मैं तुम्हें वैसा ही दे रहा हूँ। ओके, तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑलरेडी देखा। देन अगेन इसमें तुम्हें अगर अमिगडाला वाला पॉइंट डालना है वो भी डाल सकते हो, एंड ये इसके क्या हो गए हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसका सोशियोलॉजिकल मैंने देखे रखा है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, ट्रॉमा एंड ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। क्यों सेपरेशन एंजाइटी क्या होती है, बेसिकली जो तुम्हारा अटैचमेंट फिगर है, जैसे कि तुम्हारा कोई पेरेंट हुआ, उससे तुम दूर होने में डर रहे, नहीं अगर ये मेरे से दूर होंगे तो इनको कुछ हो जाएगा। ओके, देर इज कॉन्स्टेंट वरी ऑफ लूजिंग अटैचमेंट फिगर्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो सकता है, तो ये ट्रॉमा वाला पॉइंट आ गया। मे बी जो एक पेरेंट है वो अनएक्सपेक्टेडली जब बच्चा छोटा था तब पास अवे हो गया, डेथ हो गई कोई एक पेरेंट की, तो जो दूसरा पेरेंट है उसको भी कुछ ना हो जाए तो कॉन्स्टेंटली डरता रहेगा, नहीं मम्मी आप मेरे से दूर नहीं जाओगे, आपको पापा जैसा कुछ हो गया तो नहीं 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 मैं रहूंगा तो मैं आपको बचा लूंगा, ऐसा कुछ रहेगा।
ओके, डिस्ट्रेस व्हेन सेपरेटेड एंड रेफ्यूजल टू बी अलोन, मैं अकेले नहीं रहूंगा, मुझे चाहिए चाहिए मम्मी, एंड अगर अलग कर भी दिया तो पैनिक अटैक्स आ सकते हैं ना, बहुत ज्यादा पैनिक करके, तो देयर कुड बी पैनिक अटैक्स. So that was all the disorders you have in your entire syllabus. Actually अगर तुम ढंग से देखो ना तो तुम्हें जब this is something I want you to remember, ठीक है, जब तुम disorders देख रहे हो, this is all the disorders listed in the disorders chapter. तो मोस्ट लाइकली जब तुम्हें वो देंगे ना वो लोग कोई भी टाइप का केस स्टडी क्वेश्चन, तो इनमें से ही आने वाला. बट देर इज ए चांस कि वो तुम्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स का भी दे सके, तो तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर्स जो दो हम लोगों ने देखा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों भी तुम्हारे सिलेबस के पार्ट है, तो वो लोग इससे भी रिलेटेड तुम्हें कोई भी टाइप का डिसऑर्डर दे सकते हो लोग. ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू गेट इन योर एग्जाम्स इज डिसऑर्डर्स एंड थेरेपीज, कि ये टाइप का डिसऑर्डर है, इस पे क्या थेरेपी लग रही है. ओके, क्या थेरेपी से तुम हील कर सकते हो. उसके लिए ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो, मैं उसको वापस री अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, वो बेटर रहेगा क्योंकि तुम्हें सब एक जगह पे मिल जाएगा. मैंने ऑलरेडी बना के रखा है इसके ऊपर वीडियो, बट मैं वही री अपलोड कर दूंगा. तो फॉर ईच एंड एवरी डिसऑर्डर मैंने इसी ऐसी जो टेबल है इसी के ऊपर मैंने पूरा समझाया हुआ है, ठीक है. फॉर ईच एंड एवरी डिसऑर्डर मैंने तुम्हें बता के रखा है कि क्या थेरेपी पॉसिबली अप्लाई हो सकती है. बट जो तुम्हारे सिलेबस में जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज है ना, तुम्हें उनमें से ही कोई लिखना है. ओके, हमेशा उनमें से ही कोई लिखना है. तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोबिया ले लो, ठीक है, सबसे इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो इसमें क्या तुम हील कर सकते हो, कैसे हील कर सकते हो. सबसे मेन चीज हो जाएगी हमारी फ्लडिंग एंड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. ये क्या बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट है, तो तुम लिखोगे वील यूज बिहेवियरल थेरेपी, एंड देन फिर जो भी उसका डर है उसकी या तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज कर सकते हैं, वरना फ्लडिंग भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फोबिया, एंड इससे यहाँ पे ये वाली थेरेपीज लग जा रही है. ऐसे करके तुम एक्सप्लेन कर सकते हो. तो हर एक डिसऑर्डर को ट्रीट करने की थेरेपीज तुम्हें या तो घर से याद करके जाओ. आई प्रिफर, जब मैं बेसिकली मैं जितने भी लोगों को बोलता हूँ, आई से घर से याद करके मत जाओ. तुम कॉमन सेंस लगाओगे ना, आ जाएगा. तुम इसका कोई भी वायबल एक्सप्लेनेशन दोगे ना, वो एक्सेप्टेड रहेगा, ठीक है. तो जब भी तुम्हें अगर कोई जैसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से रिलेटेड है, जैसे तुम ले लो डिप्रेशन को, सिवियर डिप्रेशन को, तो यहाँ पे क्या रहता है, देयर आर नेगेटिव व्यूज अबाउट सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रहता है. तो तुम यहाँ पे क्या लगा दो, सीबीटी लगा दो. हम लोग क्या इसके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ठीक कर रहे हैं, तो सीबीटी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो ये सब चीजें तुम लेके फिर खुद का दिमाग लगा लगा के करोगे ना, तो तुम कर सकते हो थेरेपीज वाला पार्ट. बट वो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो मैं री अपलोड कर दूंगा आफ्टर दिस, दैट विल बी पार्ट 3. ओके, उसको मैंने एक्चुअली बनाया था ड्यूरिंग बोर्ड्स, क्योंकि मैनी पीपल हैड अ डाउट कि डिसऑर्डर्स एंड थेरेपीज हम लोग कैसे सिंक करें, कैसे करके जाए. तो मैंने वो वीडियो बना दिया था, ऑलरेडी है ऑन द चैनल इफ यू वांट टू गो एंड सी दैट, ठीक है. ऑल द बेस्ट इफ यू हैव योर एग्जाम. डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द स्ट्राइवर ऐप और परचेज द आईएससी साइकोलॉजी हैंडबुक, एंड बाय बाय.